हेलो क्लास। मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों दिस इज 10th क्लास। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, और बच्चों साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है ना, बिल्कुल। चलिए देखते हैं अपनी यात्रा, आगे पहुंचाते हैं अपनी यात्रा को। ठीक है बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? बच्चों प्रकाश का परावर्तन में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना, प्रकाश का भी परावर्तन चल रहा था। उस प्रकाश के परावर्तन में बच्चों हमारा जो चल रहा था वो था गोलीय दर्पण। जो आपने पिछले वीडियोस में जो आनंद लिया है बच्चों, वो लिया है गोलीय दर्पण का। ठीक है ना, गोलीय दर्पण का, है ना बच्चों। गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ओके, यही सब देखा है। और गोलीय दर्पण से संबंध रखने वाले शब्दावली के बारे में जाना है आपने, है ना। चलिए बच्चों, क्या कि ये जो गोलीय दर्पण थे हमारे पास, चाहे वो अवतल का हो, ठीक है, किसका बच्चों, अवतल का हो, चाहे बच्चों वह उत्तल का सतह हो, है ना, चाहे वो उत्तल का सतह हो बच्चों। ठीक है, इसके पास क्या था बच्चों, एक वक्रता केंद्र थी, है ना, जो कि सी था, बोलिए हाँ है ना। और बच्चों आप सबको बखूबी पता है कि इस मुख अक्ष के समांतर कोई आपतित किरणें ली जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को हम लोग बच्चों मुख्य फोकस कहते हैं। बोलिए हाँ या ना, पक्का। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस कहते हैं, है ना, मुख्य फोकस कहते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों यहां पर एक बिंदु होता है ध्रुव, है तो है ना। तो बच्चों देखो, ध्रुव से लेकर के फोकस तक के बीच की दूरी को हम लोग बच्चों बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये जो बच्चों हमारा ध्रुव है और ये जो हमारा बच्चों ये फोकस है, तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। अब बच्चों हमारा जो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, इस वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बिल्कुल उस तरह से बच्चों यहां पे भी होता है, समांतर मुख अक्ष के समांतर आप कोई किरण आपतित लेते हैं तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, वह किसी बिंदु पर मिलती भी प्रतीत होती है। वास्तव में वो किसी बिंदु पर बच्चों मिलता नहीं है, बल्कि मिलती हुई यह प्रतीत होती है। ठीक है ना, मिलती हुई यह प्रतीत होती है, वास्तव में वो कहीं मिलता नहीं है बल्कि मिलती हुई वो प्रतीत होती है। ठीक है ना, बिल्कुल, है ना बच्चों, यह जो है वह मिलती हुई कहीं प्रतीत होती है ना, वास्तव में ये कहीं मिलती नहीं है और नहीं मिल के आ रही होती है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये रेखा इधर कहीं से आ रहा होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने तो आपको अच्छा से समझा दिया। इसी बिंदु को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, और इसका वक्रता केंद्र बच्चों यहाँ पर होता है ना। तो बच्चों चाहे गोलीय दर्पण के लिए चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो बच्चों उत्तल दर्पण हो, है या नहीं है बच्चों, यहां पर भी होगा, ये हमारे पास ध्रुव होगा, बोलिए हाँ या ना बच्चों। ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेकर के बच्चों इस गोलीय पृष्ठ के पी बिंदु तक के बीच की दूरी को क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। केंद्र से लेकर के बच्चों इस गोला के, देख रहे हो ना, इस गोला के केंद्र से लेकर के इस गोले के बाह्य पृष्ठ तक जाओगे तो यही दूरी तो त्रिज्या होगी, नहीं होगा? हाँ बच्चों, अगर ये गोला है, ये गोला है हमारा, तो इस गोला के केंद्र से लेकर के और इस गोले के पी बिंदु जो है वो गोले के इस के परिधि पर है, इस गोले के परिधि पर है ना बच्चों, इस गोले के बाह्य पृष्ठ पर है। तो वक्रता केंद्र से लेकर के पी बिंदु तक जाओगे बच्चों तो उसका दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो बच्चों गोलीय दर्पण के लिए ये जो वक्रता त्रिज्या r है एवं बच्चों जो ये फोकस दूरी स्मॉल f है, बच्चों मुख्य फोकस को कैपिटल F से दिखाते हैं। मुख्य फोकस जो कैपिटल F है बच्चों वो बिंदु है और ये जो स्मॉल f है बच्चों वो दूरी है। आगे डिफरेंस, बिल्कुल, कैपिटल F क्या है, फोकस, मुख्य फोकस का बिंदु है, स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी है। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है गोलीय दर्पण के लिए, वो होता है बच्चों क्या, वो होता है कैपिटल R बराबर 2f। ठीक है बच्चों,
यह भी आपको जानना जरूरी है ना। समझ गई बात आपको कि जो वक्रता त्रिज्या होती है और जो बच्चों ये गोलीय दर्पण, चाहे हमारे अवतल हो चाहे हमारे उत्तल हो, इनके इस गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या है बच्चों और जो फोकस दूरी है, इनके बीच में एक संबंध होता है और वो क्या होता है, r बराबर में 2f, है ना। तो बच्चों या तो r बराबर में 2f से आप जो है ना काम चला लो, या फिर बच्चों स्मॉल f बराबर में कैपिटल R और बटा में 2, इससे काम चला लीजिए आप। ठीक है, तो यह समीकरण बच्चों आपको पता होना चाहिए। समझ गए ना कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध होती है, वो कितना होता है, कैपिटल R बराबर में 2 स्मॉल f या फिर स्मॉल f बराबर में कैपिटल R बटा में 2। कोई दिक्कत, पक्का नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, यह समझ में आ गई आपको। वेट कीजिए, कुछ और भी आएंगी आपके लिए बच्चों, कुछ और भी आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, तो आप वेट करें, ठीक है ना। 10.2.1 आएगा बच्चों, 10.2.1 नंबर का टॉपिक आएगा, ठीक है ना, जिसका नाम होगा बच्चों क्या, गोलीय दर्पण से, है ना बच्चों, गोलीय दर्पण से, है ना, गोलीय दर्पण से बच्चों भूकंप आ गई थी ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण से बच्चों किसका, ठीक है ना बच्चों, गोलीय दर्पण से 10.2.1 है बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। 10.2.1 जो टॉपिक है आपका वो क्या है, गोलीय, ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण। देखिएगा बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, देखिएगा बच्चों देखिएगा बच्चों, गोलीय दर्पण हमारे कौन कौन से थे, हमारे पास एक अवतल था। जितना बार बच्चों गोलीय दर्पण आएगा ना, उतनी बार आपको ये फिगर बनानी पड़ेगी, है ना, या फिर उसको याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद रखने के लिए मुझे ये बार बार बनानी पड़ती है ना। ये देखिए, तो गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का निर्माण बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए बच्चों, आपको सारे पॉइंट्स पता हैं, क्या है कि ये ध्रुव है हमारा, यहाँ पर बच्चों क्या है, एक फोकस है, इसके ठीक पीछे बच्चों क्या है, वक्रता केंद्र है, और बच्चों इसके ठीक पीछे चलते जाएंगे आप, और जब बहुत दूर चला जाएंगे तो वहां पर कोई अनंत होगा, ठीक है, अनंत की कोई बिंदु होगी। अनंत का मतलब बहुत दूर चले गए आप, एकदम जो दूरी मुझे मापा ही नहीं जाए, मापा ही नहीं, मैं माप ही नहीं पा रहा हूं, तो अनंत चलेगा, ठीक है। बंधु ये पी बिंदु है, इसके लिए फोकस यहाँ होता है, वक्रता केंद्र यहाँ होता है, और वक्रता केंद्र के पीछे बहुत दूर चले गए बच्चों, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, अनंत पे पहुंच गए। बोलिए हाँ या ना, यस बच्चों, इस दर्पण से बहुत दूर चले गए इधर, तो कहाँ चले गए हम लोग, अनंत पे चले गए। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना। तो बच्चों गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखने वाले हैं, वो किस स्थिति के लिए, तो वस्तु के या फिर बिंब के, वस्तु बच्चों या फिर बिंब के अलग अलग, बिंब के अलग अलग स्थितियों के लिए, अलग अलग स्थितियों के लिए। बच्चों आपके हाथ में क्या है अप्लाई करना, वस्तु को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना, या फिर बिंब को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना। भाई बिंब तो बाद में बनेगा ना, पहले तो हम वस्तु रखेंगे कहीं ना कहीं। तो आप भाई वस्तु के, है ना, वस्तु मतलब बिंब के अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना, किसका निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना, प्रतिबिंब का निर्माण बच्चों, ठीक है ना, प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों हम लोग वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं बच्चों, एक बार हम लोग अनंत पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे वस्तु को, वस्तु का मतलब हो गया बच्चों कि आप समझ ले कि, है ना, वस्तु को आप यू से दिखा दें, तो मान लीजिए बच्चों हम लोग यू को एक बार अनंत पे रखेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार यू को हम लोग सी से पास रखेंगे, सी के पीछे ही रखेंगे, इधर ही रखेंगे, लेकिन सी के लगभग पास रखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग अनंत पे रखेंगे वस्तु को, और बच्चों एक बार हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, मान लीजिए एक लड़का है, उसको हम लोग सी के ठीक पीछे रख दिए, ठीक है
बच्चों एक बार हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, सी पर रखेंगे, और एक बार कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। और बच्चों एक बार कहां रखेंगे, हम लोग एफ पे रखेंगे, ठीक है। और वस्तु को बच्चों हम लोग एक बार कहां रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे। बस इतना ही स्थिति रखेंगे बच्चों, इतना ही। इतने सारे स्थिति के लिए देखिए, एक नंबर का स्थिति, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 स्थितियों के लिए बच्चों हम लोग किसका निर्माण देखने वाले हैं, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। और बच्चों ये किसके लिए है, ये जो मैंने स्थिति बताई है बच्चों, ये किसके लिए है, ये है बच्चों अवतल दर्पण के लिए। उत्तल के लिए बच्चों 2 स्थिति होगी। कौन सा, एक तो दर्पण से बहुत दूर रख दिए तो वस्तु को मतलब आप अनंत पे रख दिए, ठीक है। एक बार आप वस्तु को जाके कहां रख दिए, अनंत पर। और दूसरा क्या बच्चों, अनंत से पास लाइए, दर्पण के थोड़ा सा पास लाइए। तो इस साइड तो बच्चों सी नहीं है ना भाई, जिस साइड वस्तु को आप रख रहे हैं, देखो इस अवतल दर्पण के लिए वस्तु को आप इधर रख रहे थे तो इधर बहुत सारी स्थितियां थी, एक केंद्र भी था, एक फोकस भी था, केंद्र और फोकस के बीच की भी स्थिति थी, फोकस और ध्रुव के बीच की भी स्थिति थी, ठीक है ना। एक केंद्र के पीछे की स्थिति थी, एक केंद्र से बहुत दूर अनंत की स्थिति थी, इतनी सारी स्थिति थी। कोई ऐसा भी कह रहा है कि सर वस्तु को उठाइए, एक तो बीच में रख दिए, एक बार ध्रुव पे रख दीजिए, तो अरे भाई ध्रुव तो दर्पण पे है, तो तुम दर्पण पे ही बैठ जाओगे प्रतिबिंब का निर्माण देखने के लिए, नहीं ना, बिल्कुल। अब बच्चों इसमें क्या स्थिति है, एक तो भाई कौन कितने बिंदु है भाई, इसमें तो अलग अलग बिंदु थे, इसमें कितने बिंदु हैं, एक तो अनंत की स्थिति, और दूसरा क्या, अनंत से बच्चों जब तुम आगे लाओगे तो ये दर्पण के नजदीक आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। और बाद बाकी इधर तो ना ही सी है ना ही एफ है, एक ही बिंदु दिख रहा है वो पी है, पी तो बच्चों दर्पण पे है, तो दर्पण पे आके नहीं बैठोगे, है ना, तो दर्पण के नजदीक आओगे, है ना, वस्तु को लेकर के। तो बच्चों इस उत्तल दर्पण के लिए केवल 2 स्थिति, एक पहली स्थिति कब, जब यू को कहां रखोगे, अनंत पर, और दूसरी स्थिति बच्चों कहां, अनंत और पी के बीच में, ठीक है ना। यू को रखोगे किसके किसके बीच में, अनंत एवं पी के मध्य, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों हम लोग यहां पर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखने वाले हैं। अवतल दर्पण के लिए कितने स्थिति के लिए, 6 स्थिति के लिए, और उत्तल दर्पण के 2 स्थितियों के लिए। समझ में आ गई, नहीं आया हो वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर से देखो। चलो बच्चों, अब हम लोग बच्चों अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा उसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एक टेबल, एक रखेंगे हम लोग वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है बच्चों। दूसरा साइड क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा जो ब्लॉक बनेगा बच्चों वो किसका बनेगा, प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब का आकार। और बच्चों चौथा क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब होता है बच्चों कि वह आभासी है या फिर, आभासी है या फिर वास्तविक है ना। और एक और प्रकृति होती है, सीधा है या फिर उल्टा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, ओके बच्चों आगे बढ़िए। बच्चों हम लोगों ने क्या कहा, अवतल दर्पण के लिए बच्चों हम लोग, अब ये जो हमने टेबल बनाया वो किसके लिए बनाया है बच्चों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों हम लोग पहली बार वस्तु को कहां रखे थे, अनंत पर। कहां पे रखे थे बच्चों, अनंत पर रखे थे, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं ना, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनती है बच्चों वो फोकस पे बनती है। कहां बनती है, फोकस पे, याद रखेंगे। अनंत पे रखा हुआ बच्चों वस्तु का जो वस्तु की प्रतिबिंब बनती है वो कहां बनती है, फोकस पे। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो बच्चों प्रतिबिंब का आकार होता है बिल्कुल बिंदुवत, ठीक है ना। बिंदुवत आकार कैसा होता है बच्चों, बिंदुवत होता है ना। बिंदुवत आकार कैसा होता है बच्चों, बिंदुवत होता है, बिल्कुल बिंदु के जैसा दिखता है वो, ठीक है ना। बिंदु के जैसा मतलब कह दो बच्चों बहुत बहुत बिंदुवत दिखता है, मतलब ये कह दो ना तुम सीधा कह दो कि भाई बिंदुवत दिखता है, बिंदु जैसा दिखता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई बच्चों, प्रकृति कैसी हुई, तो प्रकृति बच्चों बिंदु तो कहीं ना कहीं मुख अक्ष पर ही है ना। तो मुख अक्ष पर अगर हो तो बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं सीधा। क्या बोलते हैं कि सीधा है ये,
ठीक है ना बच्चों, कैसा है ये, सीधा है, बिल्कुल सीधा है। और बच्चों और क्या है, ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। कैसा है बच्चों, वास्तविक। कैसे, तो मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ठीक है ना, देखना मैं आपको बताता हूं, समझना। फिर बच्चों हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। हम लोग अगला टॉपिक ही है हमारा कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को निरूपित करना, दिखाना, ठीक है ना। तो पहले ब्लॉक देख लीजिए, पहले ब्लॉक देख लीजिए बच्चों। वस्तु की स्थिति बच्चों हम लोग अब कहां रखने वाले हैं, अनंत और सी के बीच में, अनंत एवं सी के मध्य, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, तो बच्चों जैसे जैसे तुम इधर से वस्तु को नजदीक लाओगे प्रतिबिंब हमारा पीछे जाता जाएगा, तो F से पीछे आएगा तो बच्चों C और F के बीच में बनेगा। तो C एवं कैपिटल F के मध्य, ठीक है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बच्चों, F एवं C के मध्य, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये कैसा बनेगा बच्चों, इसकी आकार कैसी होगी, इसकी आकार कैसी होगी, तो बच्चों ये बहुत बहुत छोटा होगा। कैसा होगा बच्चों, ये बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटा होगा बच्चों, ठीक है ना। इधर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, ओके, और वस्तु यहां कहीं इतना बड़ा रखेंगे तब जाके इसका प्रतिबिंब इतना छोटा दिख रहा है, तो बहुत छोटा है, ओके बच्चों। और जहां जब जिस समय फोकस से बन रहा था तो फोकस से बच्चों बिंदु जैसा दिखेगा, बिंदु जैसा, ओके। और वो वास्तविक बनता है, बिंदु जैसा बनता है, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है बच्चों। सी एवं एफ के मध्य जो है वो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है ना। और बच्चों ये जो है हमारा प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, तो देख रहे हैं आप, मुख अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनने लगे ना बच्चों तो वो बहुत मतलब उल्टा होता है। मुख अक्ष के ऊपर वाला वस्तु को सीधा रखा था और मुख अक्ष के नीचे हमारा प्रतिबिंब बनता है बच्चों इस वाले में, तो इसलिए इसका उल्टा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, उल्टा, ठीक है ना। और जो हमारे पास प्रतिबिंब होते हैं वो बच्चों वास्तविक ही होता है। वास्तविक कब होता है बच्चों प्रतिबिंब, जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है। बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण किस किरणों से होता है, बता चुका हूं आपको। प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तित किरण जहां मिले, और कम से कम कितना, दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बच्चों वास्तव में इस बिंदु पर दो परावर्तित किरणें मिलती हुई नजर आएंगी, इसीलिए मेरा वास्तविक होगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ये तो पहली स्थिति थी, ये हमारी दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति कौन सी है बच्चों, जब आपने कहां पर रख दिया, सी पर रख दिया। भाई वस्तु की स्थिति क्या है, सी, तो जब सी पे रखोगे बच्चों तो अब और नजदीक लाए तो ये वाला बिंदु उठ करके अब कहां जाएगा, सी पर। जब अनंत पे रखे थे तो एफ पे बना था, जब अनंत से नजदीक लाए तो एफ से थोड़ा सा पीछे आ गया तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना। अब बच्चों आपने वस्तु को और नजदीक ले गए, सी पर जाके रख दिए, तो बच्चों प्रतिबिंब भी हमारा अब सी पर आ गया, यहां से खसक के कहां गया, इस सी बिंदु पर। तो प्रतिबिंब बच्चों हमारा कहां बनेगा, सी पर ही, सी पर बनेगा। वस्तु को अगर आपने सी पर रखा तो प्रतिबिंब हमारा सी पर बनेगा। और कैसा बनेगा ये बच्चों, इस बार बहुत छोटा नहीं बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा बच्चों, बहुत छोटा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, बहुत छोटा नहीं बनने वाला है, बल्कि जितना बड़ा वस्तु होगा उसके आकार का बनने वाला है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे बिंदुवत के साथ ही बहुत छोटा लिख सकते हैं, इस जगह हम लोग छोटा लिखेंगे, इस जगह छोटा लिखेंगे, ठीक है। और बिंदुवत के लिए बहुत छोटा लिखेंगे, ओके। और ये जो सी पर बनेगा बच्चों, वो जैसा वस्तु होगा, जितना बड़ा जिस आकार का वस्तु होगा ना उसी के आकार का बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुत छोटा, ये वाला छोटा, और बच्चों ये कैसा बनेगा, बिंब के आकार का। कैसा बनेगा बच्चों, बिंब के आकार का, ओके, बिंब के आकार का, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों आगे क्या बन रहा है बच्चों, ये उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब हमारा। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा ही बनेगा और वास्तविक बनेगा। बच्चों यहीं पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैं समझाता हूं क्या बच्चों, क्या कि जब भी हमारा है ना, जब भी हमारा वास्तविक बन रहा हो ना तो बच्चों उल्टा होगा। यहां पर सीधा लिखा हुआ है क्योंकि बिंदुवत है, बिंदु उल्टा सीधा तो नहीं होता ना, तो सीधा हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि भाई सीधा बनता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों अब आ जाओ चौथे पॉइंट्स पे, चौथे पे आ जाओ, ठीक है ना, किस पे आ जाओ, चौथे पे। चौथा का मतलब क्या हो गया बच्चों,
सी और एफ के बीच में रखे तो अब प्रतिबिंब हमारा सी से पीछे खिसक जाएगा, है ना। तो बच्चों हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, सी एवं एफ के मध्य, सी एवं कैपिटल एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, अनंत एवं सी के मध्य, अनंत एवं सी के मध्य। और इसको हम लोग बच्चों सी के परे भी बोल सकते हैं, सी के परे का मतलब सी के बाद, तो सी के बाद बनेगा, है ना बच्चों। अब ये बिंब के आकार का था तो अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब बड़ा बनेगा, ठीक है ना, बड़ा बनेगा। ओके ठीक है। अब बच्चों यहां पे कैसा बनेगा, यहां पे प्रतिबिंब बच्चों उल्टा ही बनेगा और वास्तविक ही बनेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों अब आ जाओ, इस बिंदु से खिसक के कहां चले गए, एफ पर। तो पांचवा है हमारा बच्चों, हमारा वस्तु को कहां रख दिए, एफ पर। एफ पर रखोगे ना तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या बनेगी। तो बच्चों अगर आपने वस्तु को एफ पर रखा तो अब आपका जो है वो वस्तु कहां पहुंच जाएगा, उल्टा मान लो, अरे इसका उल्टा। अगर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब एफ पर, और वस्तु अगर एफ पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आपका प्रतिबिंब अभी कहां बन रहा था, सी और अनंत के बीच में। कब, जब आपने सी और एफ के बीच में रखा था वस्तु को। अब आपने वस्तु को एफ पर पहुंचा दिया तो प्रतिबिंब अब आपका सी और मध्य के बीच में न रहकर कहां पहुंच जाएगा, अनंत पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। याद हो रही है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या यह कैमरा में आ रहा है आपका, ओके आ रहा है बच्चों, अनंत पे बन रहा है। अब बच्चों यहां पे हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बच्चों बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा हमारे बच्चों, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। और इसका प्रकृति कैसा होगा बच्चों, तो ये अभी भी उल्टा ही रहेगा, ठीक है ना, उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, बिल्कुल उल्टा रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल क्या रहेगा, उल्टा रहेगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो अनंत पे ये दो किरणें कहां जाएंगी बच्चों, अनंत पे, है ना, कहां जाएगी, अनंत पे। तो बच्चों ये हमारा बहुत बड़ा बनेगा, है ना। कैसा बनेगा बच्चों, बहुत ही बड़ा बनेगा। और हम कहेंगे कि यह हमारा वस्तु जो है वो वास्तविक होगा। बच्चों कैसा होगा, वस्तु हमारा बिल्कुल कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। कैसा होगा बच्चों, हमारा वास्तविक होगा, ठीक है। कैसा होगा हमारा, वास्तविक होगा। एक सेकेंड बच्चों, ये जो हमारा प्रतिबिंब होगा मेरा कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। और देख लेता हूं मैं कि क्या हमने जो बताया है वो सही है। एक सेकेंड बच्चों आपने अब तक देख लिया होगा, मैं भी देख लूँ भैया, कुछ गलती नहीं हो गई। बिल्कुल अब तक तो बिल्कुल सही है बच्चों, वास्तविक में उल्टा बनेगा, है ना, और बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बिल्कुल। चलो चलो बच्चों अब तक बिल्कुल सही है, आगे आ जाओ। अब बच्चों छठे पे आ जाओ, छठे पे आ जाओ। क्या ये वाला आपको दिख रहा है कैमरे में, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। अब आ जाओ बच्चों, हमारा प्रतिबिंब अब मतलब बिंब कहाँ रखेंगे बच्चों, इस बार हम लोग कहाँ रखेंगे। तो अब हम लोग पांचवा तो ले आए बच्चों एफ पर, अब एफ के आगे ले जाओगे, है ना, एफ के आगे मतलब कहते एफ एवं पी के मध्य, एफ एवं पी के मध्य, ठीक है बच्चों। तो देखो अब तो अनंत पे, जब एफ पे रखे तो अनंत पे पहुंच गया। अब अनंत से भी पीछे और कोई दूरी थोड़ी ना होता है बच्चों, नहीं होता है ना। इसका मतलब जब बच्चों आपने वस्तु को एफ और बी के बीच, एफ और पी के बीच में रखोगे तो आपका वस्तु अब बच्चों दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा बच्चों, ठीक है। दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, ओके। और फिर बच्चों यहां पर आपको बिल्कुल दर्पण के पीछे लिखा हुआ है, कहां बन रहा है बच्चों, दर्पण के पीछे, बिल्कुल, है ना। और प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनेगा आपका, बहुत बड़ा तो नहीं बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, ठीक है। और बच्चों ये जो है ना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो बच्चों दर्पण के सामने अगर हमारा उल्टा है तो दर्पण के पीछे जो बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है ना बच्चों, सीधा बनेगा। और जब प्रतिबिंब बच्चों सीधा बनने लगे तो वह जो है ना हमारा आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है ना बच्चों, कैसा होगा हमारा, आभासी होगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप समझ पाएंगे, है ना। तो ये टेबल आपको मैंने याद करवाया है, बहुत याद करने के लिए बहुत ही मामूली सा था बच्चों। देखो बिंदुवत तो बहुत छोटा,
बहुत छोटा से छोटा, छोटा से अब बराबर, बराबर से अब बड़ा, बड़ा से बहुत बड़ा, है ना। और बच्चों जो पीछे बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे किरण आरेख में, आपको सब समझा दूंगा, ये टेबल याद करने की आवश्यकता भी नहीं है पीछे, क्योंकि ये पहले टॉपिक है हमारे बुक्स में, इसलिए मैं पहले आपको समझाया, है ना बच्चों। ये बिंदुवत बच्चों, बिंदु मुख अक्ष पर ही है ना, तो मुख अक्ष पर इसलिए हम लोग सीधा कहते हैं। और बच्चों मुख अक्ष पर जो हमारी किरणें आती हैं वो वास्तव में आके मिलती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उसके बाद बच्चों प्रतिबिंब हमारा उल्टा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, अनंत पर भी उल्टा और वास्तविक। और दर्पण के पीछे बच्चों सीधा बनेगा, और अगर सीधा बन गया ना तो आभासी बनेगा, ठीक है ना। ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां तो मैंने आपको समझा ही दिया। क्या अनंत पे होगा तो एफ पे बनेगा, अनंत से पास लाओगे तो ये प्रतिबिंब हमारा एफ से पीछे जाएगा, मतलब सी और एफ के बीच में है या नहीं है। अब बच्चों प्रतिबिंब मतलब बिंब को आप कहां पे रखोगे, सी पे, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पे। अब आप वस्तु को ले जाओगे बच्चों इस दोनों के बीच में, उल्टा करते जाओ ना। अरे वस्तु को अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब एफ पे, वस्तु को जब एफ पे रखे तो देखो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बन रहा होगा। देखो आपने वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा तो आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में रखा। जब वस्तु को सी एफ के बीच में रखोगे, सी और एफ के बीच में, तो आपका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। देखो अनंत एवं सी के मध्य, आया नहीं है, बोलो। और वस्तु को जब सी पर रख दोगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, बोलो है ना। तो भाई कहां याद करना पड़ा, 2 पॉइंट्स आपने याद रखा, तीसरा खुद ब खुद याद हो गया, चौथा भी याद हो गया, पांचवा भी याद हो गया। अनंत पे तो एफ, वस्तु को एफ पे रखोगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। वस्तु को अगर अनंत और सी के बीच में रखोगे, अनंत और सी के बीच में, तो बच्चों एफ से थोड़ा पीछे आएगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, बोलो है ना, सी एवं एफ के मध्य बनेगा। अब वस्तु को बच्चों तुम सी और एफ के बीच में रख दोगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा अनंत और सी के बीच में बनेगा, अनंत एवं सी के बीच में, बोलो है ना, बिल्कुल। और सी पे ही रख दिए तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, बोलो है ना। और बाद में ये तो 2 याद हो गया। और नीचे वाला बच्चों मैंने आपको बता दिया, एफ और पी के बीच में अगर आपने बिंब को रखा, वस्तु को रखा, तो आपका पीछे बनेगा प्रतिबिंब। और पीछे तो कोई बिंदु ही नहीं ना दिखाने वाला, तो इसीलिए आप सीधा दर्पण के पीछे कह दीजिए। दर्पण के पीछे तो कोई बिंदु नहीं है जहां पर हम कह सके कि प्रतिबिंब बनेगा। ये तो भाई पी बिंदु तो दर्पण पर है ना, दर्पण पर है, दर्पण के पीछे तो कोई बिंदु नहीं है, तो सीधा बोलो दर्पण के पीछे बनेगा। आ गया, पूरा टेबल याद हो गया, नहीं हुआ दोबारा देखो मेरी बातों को। चलो मैं मिटाता हूं इसको। तो बच्चों ये था हमारा किससे, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। अब उत्तल से भी ना देखेंगे हम लोग, उत्तल से भी थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। अभी देखना बच्चों, मैं आपको उत्तल से भी टेबल समझाता हूं, ठीक है। बस धैर्य मत खोना, तुम बस धैर्य मत खोना, और भागना मत छोड़ के, आधे बीच में छोड़ के वीडियोज को भाग गए, अच्छी बात नहीं होती है। टीचर यहाँ अकेले बेचारा डर लग रहा है फिर भी पढ़ा रहा है, और तुम बीच में वीडियोज को छोड़ के जो है ना वो तुम चूहा मारने चले जाते हो, मच्छर को काटने चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आज मच्छर का सब्जी बनेगा और चूहा का चोखा बनेगा, है ना है ना। तो मत भागा करो वीडियोज को छोड़ करके बीच में, है ना। आप इसका आनंद लेकर के इसको समझा करो, ठीक है। आनंद लेकर के क्या करो, आप इसे समझा करो बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रतिबिंब का मान देखने के लिए किससे, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से। किसे देखेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण से, है ना। उत्तल दर्पण से, चलिए देखिए उत्तल दर्पण से, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से बच्चों, उत्तल दर्पण से हमने क्या कहा था आपको कि उत्तल दर्पण ऐसा बनेगा, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बच्चों, उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हुआ, ये क्या हुआ, इसका फोकस हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों, सेंटर हुआ, बोलो हाँ या ना। बच्चों आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखना चाहते हो तो वस्तु को कहां रखोगे, बिल्कुल इसका चेहरा जिस साइड है उस साइड वस्तु को रखोगे, है ना। जिस साइड, जिस भाग में उसका चिकना सतह है, तो बच्चों आप वस्तु को इधर रखोगे। हमने कहा था इधर वस्तु को रखने का 2 स्थिति, एक तो
अनंत पे रखो। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों एकदम बहुत ही मामूली सा टेबल है, देखना बहुत ही मामूली सा टेबल है बच्चों। क्या वस्तु की स्थिति, इसमें भी यही लिखने वाले हैं भाई, उतना ही भाग बनेगा। वस्तु की स्थिति है ना, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, भी मैं बोल देता हूं, प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। बोलो हाँ या ना, है ना, मतलब भी की। और बच्चों प्रतिबिंब की आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार का बात करेंगे, और फिर उसके प्रकृति की बात करेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, वस्तु की स्थिति अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा काम बनेगा बच्चों फोकस पर, ठीक है ना, फोकस पर। और बच्चों आकार कैसा होगा, आकार बच्चों छोटा होगा, ठीक है ना, कैसा होगा बच्चों, छोटा होगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। और बिल्कुल बिंदुवत होगा, और मैं तो कहूं कि बिंदुवत होगा, बहुत ही छोटा होगा। बिंदुवत होगा बच्चों, मतलब बिंदुवत कहे तो बहुत ही छोटा होगा, है ना। ये कैसा होगा बच्चों, बहुत ही छोटा होगा। बोलो हाँ या ना। और प्रकृति कैसी होगी, दर्पण के पीछे बन रहा है तो बिल्कुल एकदम सीधा सा बात है कि भाई सीधा बनेगा, और सीधा बना तो आभासी बनेगा। ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। बोलो हाँ या ना। उसके बाद बच्चों दूसरी स्थिति कौन सी है, दूसरी स्थिति है इसका अनंत और पी के बीच में लाके रख दिए, मतलब पी के परे है ना, पी के बाद में, तो अनंत एवं पी के मध्य, अनंत एवं पी के मध्य, है ना। तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, अगर आप है ना बिंब को नजदीक लाए तो प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक आएगा, तो मतलब कहे तो पी एवं एफ के मध्य, पी एवं एफ के मध्य, ठीक है ना बच्चों। और इस बार जो हमारा प्रतिबिंब है बच्चों वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है ना। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। कैसे बनेगा, छोटा, छोटा बनेगा। और बच्चों और क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बना तो आभासी ही बनेगा। कोई दिक्कत बच्चों, उम्मीद करता हूं यही बात आपके टेबल में है। यही बात कहाँ है बच्चों आपके टेबल में, है ना। उत्तर दर्पण से क्या उत्तर दर्पण का नहीं दे रखा, क्या उत्तर दर्पण का नहीं दे रखा बच्चों, नहीं दे रखा क्या, बोलिए, नहीं दे रखा क्या। तो मुझे तो दिख रहा है बच्चों, आपको नहीं दिख रहा क्या, आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा क्या बच्चों। चलो ठीक है, ओके, हटा देते हैं इसको। अब आ जाओ, अब आते हैं बच्चों हम लोग किरण आरेखों का, किसका, किरण आरेखों का प्रयोग करके अब हम लोग इसके लिए निम्न फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे बच्चों। अब इसको हम लोग चित्र की सहायता से समझेंगे। अब तक तो हमने टेबल में थोड़ा सा रट्टा मारा, याद किया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका फिगर बनाएंगे सबका, है ना, किरण का प्रयोग करके। तो बच्चों अब जो हमारा है वो है क्या, 9.2.3, बोलो 9.2.2, अच्छा 2 है बच्चों, 3 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। किरण आरेखों के उपयोग, किरण आरेखों के उपयोग से गोलीय, ठीक है, या उपयोग करके गोलीय, है ना, दर्पणों द्वारा, है ना, प्रतिबिंब का निरूपण, है ना, प्रतिबिंब का निरूपण। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। अब देखिएगा किरण आरेखों द्वारा बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बच्चों कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए, मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि प्रतिबिंब का निर्माण दो परावर्तित किरणों, ठीक है, किरणों के किसी एक बिंदु पर मिलने से प्राप्त होता है, मिलने से प्राप्त होता है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलने से प्राप्त होता है, ओके।
है ना, कम से कम कितने बच्चों, प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग दो परावर्तित किरणों के किसी एक बिंदु पर मिलने से प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का निर्माण या फिर किसी एक बिंदु पर मिलने से होता है, निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण दो परावर्तित किरणों के किसी एक बिंदु पर मिलने से होता है। बच्चों किसी भी बिंब का दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल जाएगा ना, उस बिंदु पर किसका निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का। ठीक है ना। तो बच्चों निम्नलिखित किरणों में से, निम्नलिखित किरणों में से किसी भी दो, ठीक है, दो परावर्तित किरणों का प्रयोग कर, दो परावर्तित किरणों का प्रयोग कर प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। प्रयोग कर प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों, ठीक है ना, निम्न प्रकार के है ना परावर्तित किरणें हैं, निम्न प्रकार के। ठीक है ना, निम्न प्रकार के, निम्न का मतलब नीचे जो हम लोग लिखने वाले हैं उतने प्रकार के मेरे पास किरण हैं। ठीक है ना, आपतित किरण और उससे संबंध रखने वाला परावर्तित किरण, और उसमें से किसी भी दो आपतित और उससे संबंध रखने वाला परावर्तित किरण का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हमको दिख जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, पहला बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना, समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित, ठीक है ना, आपतित प्रकाश का किरण, आपतित प्रकाश का किरण, ठीक है ना, का किरण, ठीक है ना, प्रकाश का किरण परावर्तन के पश्चात, है ना, मुख्य अक्ष से गुजरता है, ठीक है। और ये गुजरता है किसके लिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए गुजरता है या गुजरता हुआ, ठीक है ना, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, गुजरता हुआ बच्चों गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। वास्तव में नहीं गुजरता बल्कि गुजरता हुआ हम लोग मानते हैं। जैसे देखिएगा कैसे बच्चों, ये रहा हमारे पास अवतल, ये अवतल दर्पण है ना, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बच्चों अगर आपने समांतर किरणें लिया तो उसका फोकस तो यहाँ होता है ना, तो ये पहला बोल रहा है कि अगर आपने आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया है तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरेगा या फिर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो अवतल दर्पण के लिए बच्चों ये क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। तो ये मुख्य फोकस से वास्तव में गुजरता है, बोलो हाँ या ना। तो ये एक परावर्तित किरण हो गया बच्चों। दैट मींस जब कहीं भी कोई बोले कि भैया प्रकाश का किरण जो है ना, प्रकाश का किरण या फिर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लो, तो तुम समझ जाओगे कि अवतल दर्पण के लिए वो मुख्य फोकस से गुजरेगा। समझ में आई, बिल्कुल। अब बच्चों उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण अंदर से भैया खुरदुरा है ना, इस पर जब मुख्य अक्ष के समांतर लोगे तो यह परावर्तन के पश्चात इधर चला जाएगा। तो ये वास्तव में बच्चों, ये वास्तव में तो मुख्य अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, नहीं काट रहा है, इसीलिए इसका मुख्य फोकस का कोई बिंदु ही बनेगा। बोलिए हाँ या ना बच्चों। इसका मतलब मुख्य फोकस का बिंदु ना बढ़ के मुझे मुख्य फोकस जो है वो, है ना, पीछे से प्रतीत होगा। तो बच्चों अगर आपने मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरणें लिया तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरणें, परावर्तन के पश्चात अगर आपने बच्चों उत्तल दर्पण के लिए आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया तो परावर्तन के पश्चात यह वास्तव में किसी बिंदु पर मिलता नहीं है, बल्कि
मिल करके आते हुए प्रतीत होता है। लगता है कि ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं से मिल के आ रहा है। और ये बच्चों कौन सा किरण है? दो परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाए हैं ना, ये परावर्तित किरण की रेखा को पीछे बढ़ाए हैं, तो ये हुआ बच्चों परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की रेखा को हम लोग पीछे से बढ़ाए हैं, तो ये परावर्तित किरण। तो दो परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मिलती है बच्चों, वो क्या होता है? मुख्य फोकस। और ये याद रखेंगे हम लोग, यही याद रखना था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है ना, पहला ये परावर्तित किरण हो गया। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। दूसरा देखो, मिटा दूं मैं इसको? ओके, वेट करो, जस्ट वेट करो। अभी मैं इसको मिटा के फ्री होता हूं। भागीगा मत, छोड़ के मत भागीगा, ठीक है ना? मुझे डर लगेगी, रात काफी हो गई है बच्चों, अभी लगभग आई थिंक लगता है ना 2:30 साढ़े 3 बज रहे होंगे बच्चों। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, और मैं इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना? लगातार रातों से शूट कर रहा हूँ, है ना? बिल्कुल बच्चों, तो अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो छोड़ के भागना मत, वरना मुझे डर लगेगी, है ना? चलो देखो, अब बच्चों दूसरा किरण कौन सा लेंगे? दूसरा लेंगे बच्चों हम लोग कौन सा? कौन सा ले लें, ये बताइए, आप ही बताइए कौन सा ले लें। तो बच्चों हम लोग दूसरा लेंगे कौन सा? कि यदि प्रकाश की आपतित किरणें, ठीक है, मुख्य फोकस, ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें, बच्चों यहां से आपतित मैं हटाता हूं, यदि प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होकर, ठीक है ना? होकर, और ये प्रतीत होकर किसके लिए होगा? उत्तल के लिए। और वास्तव में मुख्य फोकस से किसके लिए गुजरेगा? अवतल के लिए। भैया कौन से दर्पण के लिए? अवतल के लिए। समझ में आ रही है? ये सब आप समझ रहे हो ना? मैं पूछूंगा, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आती तो मेरे से एक बार सवाल कर लीजिएगा। तो गुजरते हुए प्रतीत, ठीक है ना, गुजरते हुए प्रतीत होकर, ठीक है, होकर गोलीय दर्पण पर, किस पर बच्चों? गोलीय दोनों प्रकार का हो गया, अवतल भी और उत्तल भी। तो गोलीय दर्पण पर आपतित होता है, गोलीय दर्पण पर आपतित होता है, ठीक है ना? गोलीय दर्पण पर क्या होता है? आपतित होता है ना? तब यह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, समझ में आ गई बात? मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है बच्चों? ये समांतर हो जाता है। ओके, बिल्कुल, मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए बच्चों, ये हमारा मान लीजिए मुख्य फोकस है ना? बिल्कुल, ये क्या है बच्चों? मुख्य फोकस। तो मान लीजिए प्रकाश हमारा इधर से गया, मुख्य फोकस से होते हुए गुजर करके आपतित हुआ, तो बच्चों परावर्तन के पास ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मान लीजिए बच्चों हमारा कोई किरण मुख्य फोकस से होते हुए गुजरते हुए किसी दर्पण पे आपतित होता है, किसी दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये देखिए, समझ में आई बात? आपको समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गई बात? बिल्कुल, ये लीजिए, है ना? कोई आपतित किरणें अगर मुख्य फोकस से गुजरते हुए अगर दर्पण पे आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। अगर कोई आपतित किरणें बच्चों मुख्य फोकस से गुजरते हुए होकर के दर्पण पे आपतित होता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब ये उत्तल के लिए मैं आपको फिगर दिखाता हूं, उत्तल के लिए दिखाता हूं बच्चों। देखिए, यह मैंने प्रकाश आपतित किया, यह प्रकाश मैंने आपतित किया। तो बच्चों
प्रकाश तो ये देख रहे हो इस दोनों तरफ से आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। लेकिन अगर इस आपतित प्रकाश को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं बच्चों, पीछे बढ़ाऊं, है ना, अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो मुझे यह प्रकाश, है ना, यह प्रकाश बच्चों आपतित होता हुआ नजर आएगा। किस बिंदु से गुजरते हुए? ये बिंदु किस बिंदु से? इस बिंदु से। और इस बिंदु को क्या नाम है बच्चों? एफ। बच्चों ये आपतित किरण ही है ना, और ये आपतित किरण देखो अगर आगे बढ़ाया जाए तो नहीं लगेगा कि एफ से गुजरेगा, बिल्कुल। तो ये आपतित किरण एफ से गुजर करके किस पर आपतित हो रहा है? दर्पण पे। तो बच्चों दर्पण पर आपतित होने के बाद ये कहां चला जाएगा? परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर। समझ में आई? बिल्कुल। तो बच्चों उत्तल दर्पण के लिए आपतित किरणें वास्तव में मुख्य फोकस से गुजरते हुए नहीं होता है, बल्कि ये आपतित किरणें मुख्य फोकस से गुजर करके आपतित होते हुए माना जाता है। समझ गए? अब माना क्यों जाता है? क्योंकि बच्चों इस प्रकाश को, इस सरल रेखा को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इधर जा सकता है। बोलो ना, है या नहीं? दैट मीन्स ये रेखा बच्चों आगे बढ़ाने पर लगता है कि ये फोकस से गुजरेगा, तो वास्तव में तो गुजरता नहीं है ना, बल्कि हम लोग गुजरते हुए मानते हैं। समझे? लगता है कि यार ये रेखा अगर आगे जाता तो फोकस से गुजरता, तो गुजरते हुए माना जाता है, प्रतीत होता है। ठीक है, लगता है कि आपतित किरणें फोकस से गुजरेंगी, क्योंकि ये सरल रेखा लगता है आगे बढ़ाने पर सरल रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा का मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा बढ़ाने पर लगता है कि फोकस से ये आपतित रेखा गुजरेगा, है ना, तो गुजरते हुए प्रतीत होता है, वास्तव में गुजरता नहीं है। तो जब ये दर्पण पे आपतित हो जाता है ये आपतित किरण, तो परावर्तन के पश्चात हम समझ गए कि ये कहां जाएगा? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो तीसरा कौन सा लेंगे? देखो, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण के, है ना, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, क्या आप ऐसे लिखिएगा, है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होता है। तिर्यक का मतलब, तिर्यक आपतित होता है। तिर्यक का मतलब बच्चों, तिर्यक का मतलब कि मुख्य अक्ष से कुछ कोण बनाता हुआ, कुछ कोण बनाता हुआ, ठीक है ना, कुछ कोण बनाता हुआ, ठीक है, कुछ कोण बनाता हुआ। ओके, है ना, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक आपतित होता है, तिर्यक मतलब मुख अक्ष से कुछ कोण बनाता हुआ आपतित होता है, तब यह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के नियम का अनुसरण करता है। परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का अनुसरण करता है, नियम का अनुसरण करता है। सर आपने ये क्या लिख दिया? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं ना। अभी तो मैंने ये लाइन लिखा है, जिस लाइन को आप अपने नोट्स में लिखेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, क्या, जैसे मान लो ये है ना, ये ओके, देखो आपने, ये हमारा खुरदुरा भाग था बच्चों, आपने किसी कोण पर मुख अक्ष के साथ, यही तो मुख्य अक्ष है, तो ध्रुव कहाँ होता है? यहाँ पर। तो ध्रुव के बिंदु पर बच्चों आपने प्रकाश आपतित किया, मुख अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता हुआ किया आपने आपतित। मुख अक्ष के साथ क्या करता हुआ? कुछ कोण बनाता हुआ आपने, मुख अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता हुआ आपने ध्रुव के बिंदु पर किसी प्रकाश को आपतित किया, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का अनुसरण करेगा। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों की? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के, तो दैट मींस परावर्तित होगा। परावर्तित किरण कौन सा होता है? जिस माध्यम से आपतित हुआ था उसी माध्यम में परावर्तित होना। तो बच्चों ये प्रकाश किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में, ठीक है, या फिर इस दिशा में, या फिर इस दिशा में। कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि जिस कोण पर आपतित हुआ है उतना ही कोण बना के ये जो है ना जा रहा है। क्योंकि ये तो बच्चों देख लो, मुख अक्ष के साथ इतना कोण बना लिया,
तो ये तो इतना छोटा लग रहा है और ये इतना बड़ा लग रहा है, तो इधर नहीं जा सकता है। बच्चों ये वाला जो मैंने बनाया था ये लग रहा था मुख अक्ष के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, जिस कोण पे आपतित हुआ है उसी कोण पे परावर्तित होना चाहिए। तो ये तो मुख अक्ष के साथ देख लो कितना छोटा लग रहा है, ये देख लो कितना छोटा लग रहा है। तो ये यह कोण और यह कोण बराबर थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल ये आप नहीं मानिए, बल्कि हम लोग ये रेखा लेंगे तो लग रहा है भाई कि ये जितना कोण है ना उतना कोण ये है। बोलिए हाँ है ना, बिल्कुल। तो बच्चों मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होता है उतना ही कोण नीचे बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगा, ऐसे समझ लो। मुख अक्ष के साथ P बिंदु के, है ना, ध्रुव पर, मुख अक्ष के साथ P बिंदु पर जितने कोण से ये आपतित होता है उतना ही कोण मुख अक्ष के नीचे बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ये समझ में आ गई। चलो, तो कितने प्रकार का बच्चों अब तक आपके पास किरण आ गया, परावर्तित किरण 3 प्रकार का। एक तो समांतर आया, मुख्य फोकस से परावर्तित हो गया। एक मुख्य फोकस से ही आकर के दर्पण पे आपतित हुआ तो समांतर होके चला गया। और एक ध्रुव के बिंदु पर आपतित हुआ, मुख अक्ष के साथ कुछ कोण बनाता हुआ, उतना ही कोण बनाता हुआ मुख अक्ष के नीचे वो परावर्तित होके चला गया, है या नहीं यार। उत्तल के लिए आप देख सकते हो फिगर बच्चों, उत्तल के लिए फिगर आप हल्ले कर रहे थे तब से सर उत्तल का फिगर बता दो। लो ना, तो लो भाई, P बिंदु यही है ना, मुख अक्ष यही है ना, तो मुख अक्ष पर ये कुछ कोण बनाता हुआ आपतित हुआ तो उतना ही कोण बनाता हुआ नीचे ये परावर्तित हो जाएगा। लो, मैं हल्ला कर रहे थे तब से, समझ में आई। चलो 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 भाई, चलो मिटा दें, मिटा देना। चलो 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 भाई, आगे चलो, मिटा दिया जाए इन सबको। चलो भाई, मिटा दिया जाए इन सबको, इन सबको मिटाना एकदम कंपलसरी है, तो इन सबको मिटा दिया जाए। तो कितने प्रकार के बच्चों अब तक किरण आ चुके हैं आपके पास, 3 प्रकार के। चौथा भी हम बनाएंगे, कितना बनाएंगे बच्चों लोग, चौथा भी किरण बनाएंगे, ठीक है। चौथा देखिएगा कौन सा लेंगे बच्चों लोग चौथा लेंगे कौन सा, कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, वक्रता केंद्र से, वक्रता, है ना, केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण पर, और गोलीय मतलब दोनों प्रकार के, अवतल और उत्तल दोनों, है ना, केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होता है, आपतित होता है, तब यह, ठीक है, परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा कौन सा, चौथे प्रकार का किरण, ठीक है ना, चौथे प्रकार का किरण। बच्चों सब समझ में आ रही है, कैमरा में दिख रहा है सब कुछ आपको, ओके। तो पर वापस लौट जाता है, देखिएगा फिगर बच्चों, फिगर देखिएगा, ये अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना, कौन से दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। तो बच्चों वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश अगर आपतित हो रहा है इस गोलीय दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात बच्चों ये इसी रेखा पर वापस लौट जाएगा, इसी रेखा पर लौट जाएगा, समझ गए। ये तो हुआ अवतल के लिए। उत्तल के लिए देखिए, उत्तल के लिए देखिए बच्चों, यह वक्रता केंद्र पर वास्तव में जो है ना बच्चों आपतित नहीं होगा, बल्कि ये वक्रता केंद्र पर जो है ये हमें आपतित होता हुआ नजर आएगा। कैसे, तो देखो इधर एक रेखा लो आपतित करके, जो कहां से गुजरना चाहिए, वक्रता केंद्र से। बच्चों एक आप रेखा लो जो किधर से गुजरना चाहिए, देख लो वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात बच्चों ये इसी रेखा पर लौट जाएगा, इसी रेखा पर। एक ऐसा आपतित किरण लो जिसको आगे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ नजर आए, समझ गए ना। ये वास्तव में वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ जाएगा नहीं, आपतित नहीं होगा। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए या वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हुए प्रतीत है, वक्रता केंद्र से होते हुए
या वक्ता केंद्र से होकर गुजरते हुए माना जाने वाला, है ना, माना जाने वाला किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होता है। समझ गए ना, ऐसे आप सजा सकते हैं। गोलीय दर्पण पर आपतित होता है तब यह परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर वापस लौट जाता है। ठीक है, क्या मैं इसको सही करूं? लाइन को टाइम लग जाएगा, आप समझ गए हैं, सही कर लीजिएगा ना। जब प्रकाश की किरणें या फिर जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए या वक्रता केंद्र से होकर मानते हुए, वक्ता केंद्र से होकर गुजरने को मानते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होता है तब यह परावर्तन के पश्चात उसी रेखा पर वापस लौट जाता है। समझ गए, सजा लीजिएगा। तो ये बच्चों, ये हो गया हमारे अवतल के लिए और ये हो गया हमारे उत्तल के लिए। तो यह 4 प्रकार के हमारे बच्चों प्रकाश की किरणें हैं जो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के 4 प्रकार के आपतित के लिए, है ना, अगर मैं बच्चों इन सबको एक ही फिगर में इकट्ठा करूं तो आप देखिएगा, मैं एक ही फिगर में बच्चों इकट्ठा करता हूं अवतल दर्पण के लिए चारों को। देखना बच्चों, यहां पर कौन? फोकस। यहां पर कौन? वक्ता केंद्र। देखना बच्चों, मैं इकट्ठा करता हूं। मुख अक्ष के समांतर कोई किरणें आई तो परावर्तन के पश्चात कहां से गई? फोकस से। याद हो गया है आपको भाई, परावर्तन के पश्चात कहां से गई बच्चों? मुख्य फोकस से। ठीक है, अगर बच्चों कोई किरणें कहां से आया? वक्ता केंद्र से होकर के आया तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगा? उसी रेखा पर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर बच्चों कोई किरणें मुख्य फोकस से होते हुए आकर के आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर चला जाएगा। अगर इधर से आपतित होता है बच्चों, अगर कोई किरणें, प्रकाश की किरणें, तो आप परावर्तित होने के बाद ये मुख अक्ष के समांतर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। पक्का ना, ऐसा ही होगा ना। और बच्चों एक और बड़ा नाम रह गया, कौन सा? कि अगर ध्रुव पे आपतित होता है, जिस कोण के साथ आपतित होगा उसी कोण के साथ ये परावर्तित होकर चला जाएगा। बोलो, ये फिगर समझ में आ गई? सबको मैंने बना दिया? कुछ भी दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो चलिए, यह रही बच्चों कौन सी आपकी, है ना, 4 प्रकार की निम्नलिखित आपतित किरणें, जिससे संबंध रखने वाला परावर्तित किरणें, जिनका प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है बच्चों, तो इसको जो है हम लोग मिटाएंगे और बच्चों हम लोग इसको मिटाने के बाद अन्य चीजों को समझेंगे, है ना। मिटा दिया जाए इसको। देखो 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 देखो, देखना भाई साहब, देखना। ठीक है, देखना, एकदम देखना भाई। भी क्या क्या करते हैं हम लोग, कितनी आतंक मचाते हैं, देखना। चलो आगे बढ़ो। बोर नहीं हुए ना आप? बोर मत होना बच्चों। सर बहुत लंबा क्लास ले लिया आपने, है ना। बोर मत होना बच्चों और भागना मत छोड़ करके। ठीक है ना, क्लास मैं ले रहा हूं, आप तो बस देख रहे हो, चुपचाप देखते रहो। चलो बच्चों, अब हम लोग बच्चों किरण आरेख का प्रयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। और क्यों 2 ही किरण लेना है इस किरणों में से। देखना बच्चों, देखना। तो ये बच्चों हमारा क्या है? अवतल है ना। ये देखो बच्चों, हम लोग क्या किए? अनंत पर, बच्चों अनंत पर जब कोई वस्तु रखी हुई हो, आपने जो पहला ब्लॉक में बनाया था वो बनाया था बच्चों, यू को कहां रखा था? अनंत पर। तो आपकी प्रतिबिंब कहां बनी थी बच्चों? फोकस पर, है ना। देखिए इस स्थिति को हम लोग इस फिगर में दिखाते हैं। बच्चों जब कोई वस्तु को अनंत पे कब रखते हो, मतलब अनंत पे रखोगे तो क्या होगा? तो बच्चों वहां से प्रकाश की किरणें, अनंत से प्रकाश की किरणें कैसे आती है? समांतर आती है एक दूसरे के। अनंत से कोई 2 रेखाएं आएंगी, 2 प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो कैसे आएंगी? समांतर आएगी। ये बात पता है आपको? नहीं है पता तो रख लीजिए मैं जो कहा। अनंत से भाई, अनंत पर वस्तु रखा हुआ है, वहां से 2 प्रकाश की किरणें लेना है। बोलो है ना। 2 प्रकाश की किरणें बच्चों कैसे आएंगी? समांतर आती है। ठीक है, अब बताओ, तुम मुझे बताओ कि ये दोनों, तुम ही मुझे बताओ भैया कि ये जो दोनों समांतर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर, तुम्हें बताओ कि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें कहां से गुजरती है? तो बताओ कहां से गुजरती है? नहीं बताओगे? बताओ ना भाई, कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। बोलो हाँ या ना। पक्का? ये देखो, ये देखो।
तो बच्चों 2 मैंने आपतित किरणें लिया, बोलो हाँ या ना, पक्का। और बच्चों अनंत से तुम चाहे जो भी किरण लो वो मुख अक्ष के समांतर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों प्रतिबिंब देख लो कहां बन रहा है, इस फोकस पर। प्रतिबिंब का निर्माण देखो फोकस पे हो रहा है। तो ये हो गया इसका किरण आरेख, ठीक है। अब आ जाओ इस पर। मान लो मैं इसी फिगर में तुम्हें दिखाता हूं। मान लो मैं अनंत से ला करके अब सी और अनंत के बीच में रख दिया, यहां पर कहीं रख दिया बच्चों, ठीक है ना। वस्तु को यहां पर कहीं रख दिया, ओके। तो मैं वस्तु को बच्चों इतना बड़ा ले लेता हूं, ठीक है ना, इतना बड़ा, ठीक है। तो देखो वस्तु के अंतिम सिरे से बच्चों एक प्रकाश का किरण लिए और हमने आपतित कर दिया। ये देखो कोई 2 किरण लेना है मुझे जिससे प्रतिबिंब का निर्माण देखना है, तो एक मैंने बच्चों मुख अक्ष के समांतर ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया ना। ये तो पहले से खत्म हो गई, इसका फिगर मैं मिटा रहा हूं, मिटा दिया मैंने, मिटा दिया, मिटा दिया। अब वस्तु को हम लोग कहां रख रहे हैं, अनंत एवं सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनता है आपके टेबल के अनुसार से बच्चों, एफ एवं सी के मध्य। देखना देखना फिगर भी हमारा ऐसा ही दिखने वाला है बच्चों। यह इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया तो इधर जाएगा। अब कोई एक और किरण ले लो, तो मान लो तुमने आपतित किया किधर से, तुमने ध्रुव पे आपतित किया एक किरण, देखो आपतित कर दिया। तो जिस कोण पे आपतित की हो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा, देखो परावर्तित हो गया, उतना ही कोण बनाता हुआ। तो बच्चों तुम बताओ कि ये 2 परावर्तित किरणें बच्चों कहां मिल रही है, इस बिंदु पर, बोलो हाँ या ना। और जिस बिंदु पर 2 परावर्तित किरणें मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखो प्रतिबिंब मतलब इस बिंदु से अगर तुम लंब खींचोगे मुख्य अक्ष पे, तो देखो यहां आ रहा है ना, देखो यहां आ रहा है ना, बोलो है ना। तो भैया तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। और उसका आकार कितना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है, बोलो है ना। तो जितना बड़ा वस्तु लिए थे उतना बड़ा थोड़ी ना मिला, तो छोटा मिला। देखो टेबल में जाके छोटा लिखा है नहीं लिखा हुआ है, कैसा बना, सीधा या उल्टा। तो वस्तु को हम लोग मुख अक्ष के ऊपर रखे थे भैया, हम दर्पण के नीचे सामने रखे थे, लेकिन हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बना, बोलो है ना। तो हमारा छोटा बना, उल्टा बना प्रतिबिंब, बोलो है ना। तो ये भी तुम्हारा हमारा फिगर हो गया। अब मैं तीसरा फिगर बनाने जा रहा हूं बच्चों, तीसरा फिगर देखना। अब वस्तु को हम लोग कहां लाके रख दिए, ये लो यहां लाके रख दिए, तो इतना दूर का किरण मिटा दो, ठीक है। वस्तु को हम लोग लाके कहां रख दिए, इस बिंदु पर। तो इसके ऊपर वाले सिरे से एक रेखा लो मुख अक्ष के समांतर, जो कि कहां से जाएगा भाई, फोकस से जाएगा, बोलो हाँ ना, फोकस से होते हुए जाएगा। फोकस हमारा यहां कहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक और किरण ले लो, कौन सा, तो ये ध्रुव पर ही भाई आपतित कर लो, ध्रुव पर आपतित कर लो, ध्रुव पर आपतित कर लो, बोलो हाँ या ना। कर लिया हमने ध्रुव पर आपतित, तो यह इस कोण पर आपतित हो रहा है, तो उतना ही कोण बनाता हुआ ये जाएगा, बोलो हाँ या ना, उतना ही कोण बनाता हुआ ये जाएगा। इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ भैया, और उतना ही जितना ही कोण ये है देख लो, है ना, ये कोण है हमारा, है ना। तो जिस कोण पर आपतित हुआ है उतने ही कोण पर ये जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बनता तो दिख रहा है, यहां पर, बोलो हाँ या ना। देखो देखो भाई, यहां पे से लंब डालो मुख अक्ष पर, तो देखो यहां आया है, यहां आया है भाई हमारा, देखो देखो, नहीं आया, देख लो भाई कितना अच्छा फिगर लग रहा है, बिल्कुल प्रतिबिंब यहां बन रहा है भाई, कितना एडजैक्ट बना है फिगर। तो बच्चों हम लोग ये भी देख चुके हैं कि अगर किसी वस्तु को हम लोग सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा सी पर ही होता है। और देखो जितना बड़ा वस्तु है तुम्हारा, देखो इतना बड़ा तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है, बोलो है ना, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो ये फिगर हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक से बनाएंगे, है ना, तो यहीं पर बनेगा, ओके। तो ये भी फिगर तुम्हारा बच्चों खत्म हो गया। अब आ जाओ सी एवं एफ के मध्य, तो मैं भी उसको भी उसी फिगर में दिखाता हूं बच्चों। अब हम लोग वस्तु को उठा के यहां ले आए, है ना, तो इसके पीछे किरणों को मिटा दो, ये हमने मिटा दिया, बोलो हाँ या ना, ये लो। तो ये बच्चों कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, फोकस से तो जाएगा भाई, तो किरण तो इसका ऐसे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। ये वाला किरण जरूर मिटा दो और इसको भी मिटा दो, बोलो हाँ या ना, ये लो। और ये कहां से गुजरेगा बच्चों, ये इधर से गुजरेगा, बोलो हाँ या ना। यहां पर मेरा कौन है, सी है। अब एक और किरण कौन सा लोगे बच्चों, ये ध्रुव पर लोगे, है ना। तो अब ध्रुव के साथ कोण देखो बढ़ गया है, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो अब ये भी ध्रुव के साथ अपना कोण क्या कर लेगा, परावर्तित किरण भी ध्रुव के साथ अपना कोण बड़ा कर लेगा, ठीक है। इतना बड़ा नहीं भाई, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इधर जाएगा, ये देखो बच्चों, और ये इधर गया।
तो देख लो ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर। इस बिंदु से लंब डालो तुम लंब पर, देखो तो देखो सी और एफ के बीच में तुम वस्तु को रखे तो तुम्हारा प्रतिबिंब यहां बना, मतलब अनंत और सी के बीच में बना। तो इस बार यू को कहां रखे हो तुम, सी एंड एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब तुम्हारा भी कहां बन रहा है, अनंत एवं सी के मध्य। बोलो हाँ या ना। और देखो वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो मतलब कहे तो कैसा बन रहा है, बिल्कुल भाई बड़ा बन रहा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा है। और हमारा वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना। बोलो हाँ या ना। तो ये किरण आरेख से समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब बच्चों हम लोग कहां लेके चले गए, फोकस पर। ये लो इसी वस्तु को उठा के हम लोग फोकस पर रख दिए। ये लो भाई फोकस पर रख दिए, है ना, फोकस पर रख दिए। ये देखो भाई फोकस पे रख दिए। तो अब ये बिल्कुल ये वाला किरण तो देखो बच्चों एकदम कांस्टेंट है ना। और ये किरणें हमारा बिल्कुल देखो इधर से आ रहा है ना। चलो अब इसको मिटाओ। मिटा दिया सर आप कहेंगे और मैं नहीं मिटाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये लो सर मिटा दिया हमने कहा बिल्कुल वेरी गुड स्टूडेंट, है ना। ओके बच्चों ये वाला रेखा जा रहा है ना। अब बच्चों इस बार हम लोग यू को कहाँ रखे हैं, एफ पर। यू को कहाँ रखे हैं, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ नजर आना चाहिए, अनंत पर। तो देखते हैं अनंत पर नजर आता है कि नहीं आता है। बच्चों अब हम लोग एक किरण कौन सा लेंगे, ध्रुव पर। ये देखो तो देखो कोण बढ़ता जा रहा है ना, कोण बढ़ गया। ये देखो अब ये भी बिल्कुल कोण बढ़ा के जाएगा। बोलो ये भी अब थोड़ा सा कोण बढ़ा लेगा अपना। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब देखो बच्चों तुमको रेखा देख के नहीं लग रहा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। बोलो हाँ या ना। ये कौन सी रेखाएं हैं, दो समांतर। और बच्चों दो समांतर रेखाएं कहां मिलती हुई मानी जा सकती है, अनंत पे। कहां, अनंत पे। और वास्तव में ये दो समांतर रेखाएं बच्चों वास्तव में अनंत पे मिलती है, वास्तव में अनंत पर मिलती है, मानते हैं और मिलती भी है, अनंत पे जाके मिल जाएगी। भाई ये दो रेखाएं समांतर है तो ये बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही मिलेगी। और वो बहुत दूर जाके मतलब अनंत पे। इसका मतलब बच्चों हमारा देखो जहां पर दो प्रकाश की किरणें मिलती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। बोलो हाँ या ना। ये सब थ्योरी रखते हैं जो मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें पता नहीं है वो। ओके। और बच्चों जब अनंत पे जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। बोलो हाँ, देख लो नीचे जा रहा है भाई, मुख अक्ष है ये हमारा। मुख अक्ष की ये नीचे देखो कितना ज्यादा चला गया और वो और आगे जाके मिलने वाला है। तो सोच लो प्रतिबिंब कितना बड़ा हो जाएगा बिंब के मुकाबले, है या नहीं है। और प्रतिबिंब अभी भी हमारा मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, तो बोलो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। सब समझ में आ रही है। चलो अब इसी वस्तु को उठा के बच्चों एफ और पी के बीच में रख दो इसी को। तो और सारे तुम रेखाएं मिटा दो। ये लो तुम और सारी रेखाएं क्या करो, मिटा दो। चलो मैं इस बार एकदम अच्छे से मिटा देता हूं, ठीक है। ये देखो चलो इस बार मैं पूरी फिगर को ही मिटा देता हूं और अच्छे से बनाता हूं। देखो वीडियो चल रही है, यस बच्चों चल रही है। देखो ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या था बच्चों, एफ था। ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, सी था। ठीक है ओके बच्चों इस बार हमने वस्तु को यहां रख दिया, है ना। तो इस बार हमने समांतर किरणें लिया। तो समांतर किरणें कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये देखो फोकस से होकर गुजरी। एक बार तुम ध्रुव पे लोगे तो ये हो गया ध्रुव पे, देखो कितना है ना बड़ा कोण हो गया। तो ये एकदम बड़े कोण के साथ जो है ना हमारा परावर्तित होगा। ये देखो, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। ये देखो तो बच्चों क्या तुमको देख के नहीं लग रहा है ये दो परावर्तित किरणें क्या, कि लगातार दूरी बढ़ता जा रहा है इसके बीच में। देखो यहाँ पर इतना इतना बीच में इतना दूरी था, यहाँ पर इतना हो गया। और देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर कितना बड़ा हो गया। तो दैट मीन्स ये दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है, ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं। और अगर समांतर नहीं होती है तो अनंत पे जाके भी नहीं मिलेगा, अनंत पे भी नहीं मिलेगा। तो अब इस दोनों रेखाओं को और दो परावर्तित किरणें मिलेगी तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब क्या करें, तो हमने कहा भाई इसको पीछे बढ़ाओ। तो हमने बच्चों इस रेखा को कहां बढ़ाया, पीछे बढ़ाया। ये देखो पीछे बढ़ाया। और इस परावर्तित किरणों को बच्चों हमने कहां बढ़ाया, पीछे बढ़ाया। ये देखो हमने पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, पीछे 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 और पीछे पीछे पीछे। बच्चों ये दो परावर्तित किरणें वास्तव में तो कहीं नहीं मिल रही हैं,
लेकिन अगर हम इस दो परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाएं तो ये दो परावर्तित किरणें मुझे कहीं और मिलती हुई प्रतीत जरूर हो सकती है, मान जरूर सकते हैं कि दो परावर्तित किरणें अगर पीछे से आती तो यहां कहीं मिलती, और दो परावर्तित किरणें जहां कहीं मिलती हुई मान भी ली जाए तो वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये देखो यहीं पर है, जिस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है उस बिंदु से तुम क्या करो, अभिलंब डालो। क्या तुम्हारे कैमरे में दिख रहा है ये बात? बिंदु नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो ये देखो, ये देख लिए भाई? ये देखो, दिख रहा है क्या तुम्हें अब? बिल्कुल दिख रहा है ना? तो बच्चों ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही है वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब बताओ बच्चों, वस्तु तुम्हारा इतना बड़ा और प्रतिबिंब तुम्हारा इतना बड़ा, तो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई बड़ा तो है ना? और बच्चों प्रतिबिंब भी मतलब बिंब भी मेरा कहां पर, मुख अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब भी मेरा मुख अक्ष के ऊपर, तो सीधा या उल्टा? सीधा बनेगा। और बताओ ये दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, भी है ना, मिलती हुई मानी जा रही है। तो मतलब क्या, हमारा जो प्रतिबिंब है वो बच्चों कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग F और P के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। बोलो समझ में आ गई? तो ये अवतल के लिए था, किरण आरेख का प्रयोग करके अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। अब हम लोग बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? इसको हम लोग बच्चों टॉर्च में करते हैं, ठीक है, सर्च लाइट में करते हैं, ठीक है, यस, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, ठीक है, हेडलाइट कौन सा होता है बच्चों? आगे जो नहीं होती है, जिसको रात में बल्ब जलाते हैं और जहां से प्रकाश निकलती है, ठीक है ना? तो वो हेडलाइट में जो आगे में जो बच्चों जो शीशा लगा होता है वो हमारा एक गोलीय दर्पण होता है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये हेडलाइट में लगा होता है, सर्च लाइट में लगा होता है, टॉर्च में लगा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये सेविंग का मतलब जो दाढ़ी वाड़ी बनाता है, नाई साहब जो दाढ़ी बनाते हैं, वो सेविंग दर्पण भी जो है ना बच्चों, जो नाई साहब दर्पण रखते हैं वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है ना बच्चों? दंत चिकित्सक जो होते हैं बच्चों, है ना, वो लोग भी यही अवतल दर्पण रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, है ना, उसके बाद बच्चों क्या, कि सौर भट्टी में, ठीक है ना, सौर भट्टी में जहां पर प्रकाश की सहायता से बच्चों ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ऊर्जाएं उत्पन्न की जाती है, तो सौर भट्टी में भी हम लोग जो है ना बहुत बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग करके उस ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया अवतल दर्पण का प्रयोग, समझ में आ गई? चलो अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण से किरण आरेख का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, ठीक है। इन सबको मिटा दिए जाए, चलो इन सबको मिटा देते हैं, आगे बढ़ो, जस्ट वेट करो, हम लोग बस मिलने ही वाले हैं, थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, ठीक है। जस्ट वेट करो भाई, वेट करो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं कहां पर? उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण से बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करें? ये हमारा उत्तल दर्पण, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। ये P हो गया, यहां पर बच्चों कौन है? F है, और यहां पर कौन है? C है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो बच्चों हम लोग एक बार अनंत पर रखे थे, तो अनंत से कैसी आती है? आपतित किरणें बिल्कुल समांतर आती है। ये दो आपतित किरणें बच्चों हमारा, और बच्चों जो वस्तु अनंत पे रखा हुआ है उसका दो किरण कैसे लोगे? दोनों लोगे तो दोनों लेके आओगे तो दोनों आपका समांतर हो जाएगा मुख अक्ष के। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि दो ऐसा आप ऐसी किरणें क्यों ले रहे हो, एक ध्रुव से क्यों नहीं आपतित कर रहे हो? कि बच्चों ध्रुव से कैसे आपतित करेंगे? वो तो अनंत से लाना पड़ेगा ना वो, और अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो मुख अक्ष के समांतर ही आएंगी, ठीक है ना? यस। तो बच्चों ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी। अब भाई ये दो परावर्तित किरणें मिल ही नहीं रहा है, झगड़ा कर लिया है, तो इस दोनों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। कहां बढ़ाएंगे बच्चों? पीछे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो हमने पीछे बढ़ाया, इधर बढ़ाया,
तो परावर्तित किरणें यहाँ से, ये परावर्तित किरणें बच्चों, ये परावर्तित किरणें मुझे इस बिंदु से आती हुई नजर आई। इसको जब मैंने बच्चों पीछे बढ़ाया तो मुझे ये परावर्तित किरणें इधर से आती हुई नजर आई। दो परावर्तित किरणें जहां मिल गई बच्चों, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो बच्चों हम लोग यू को कहाँ रखे थे? अनंत पर। एफ जो हमारा भी बना है, मतलब प्रतिबिंब बना है, वो कहाँ बना है? एफ पर, मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर। और कैसा? बिल्कुल बिंदुवत बना है, बहुत ही छोटा बना है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब बच्चों हम लोग वस्तु को ला के रख रहे हैं कहां पर? इस बिंदु पर। तो यहां से एक तुम समांतर किरणें ले लो, और वस्तु को तुम ऊपर रखे हो ना, तो अब ये वाला किरण तुम ले नहीं पाओगे, तो ये वाला तुम्हारा मिट जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये वाला किरण तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो एक तुमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ये इधर चला गया जो कि फोकस से गुजर रहा है या नहीं है? ठीक है। और ये वाला किरण बच्चों तुम्हारा मिट जाएगा, है ना? ये वाला किरण मिट जाएगा। ओके, और ये तुम्हारा फोकस है। अब एक किरण तुम कौन सा लोगे? बच्चों तुम ध्रुव पर ही आपतित कर दो, ध्रुव पर आपतित कर दो। तो ये कौन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी थोड़ा सा बड़े कोण से जाएगा। बोलो हाँ या ना? इधर से क्या? बड़े कोण से। बच्चों ये परावर्तित किरणें हैं, इसको जब तुम पीछे बढ़ाओगे तो यह परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें बच्चों हमको इस रेखा पर आता हुआ नजर आएगा, मतलब ऐसा आता हुआ प्रतीत होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा आता हुआ मुझे बिल्कुल प्रतीत होगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? बोलो हाँ या ना? पक्का ना? तो ये हमारे पास परावर्तित किरणें, ये परावर्तित किरणें, दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब आय का निर्माण होता है। बोलो हाँ या ना? पक्का ना? बिल्कुल। और बच्चों बोलो, वस्तु हमारा बड़ा था, प्रतिबिंब हमारा देखो कितना छोटा बना है। छोटा बना है नहीं बना? तो ज्यादा छोटा नहीं बना है, लेकिन कैसा बना? वो छोटा बना। बिल्कुल। कैसा? सीधा या फिर उल्टा? सीधा बन रहा है। देख लो, वस्तु भी ऊपर मुख्य अक्ष के और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर, तो सीधा बन रहा है। बोलो, ये दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है या फिर मिलती हुई मानी जा रही है? मानी जा रही है। तो मतलब ये आपका प्रतिबिंब कैसा बच्चों? आभासी है। और बोलो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? पी और एफ के बीच में बन रहा है। ये देखो, तो तुमने टेबल में ऐसा ही किया था ना? सब कुछ सही है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? तो बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, गाड़ियों में लगी, ठीक है, दर्पण में, गाड़ियों में लगी दर्पण में। बच्चों जैसे दो चक्के हैं, तो दोनों चक्के के साइड में जो ये दो मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। चार चक्का की बात करो, चार चक्के के जो साइड में बच्चों मिरर लगे होते हैं, है ना, दर्पण लगा होता है जिसको ड्राइवर बार बार देखते रहता है, वो भी उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना? उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण ना इधर बाहर की ओर मुड़ी होती है, तो ये ड्राइवर को बाहर मुड़ा होगा दर्पण, तो ड्राइवर को बाहर की चलती हुई गाड़ियां भी दिख जाएंगी। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई भैया? दर्पण जो है ये बाहर की ओर मुड़ी होती है, इधर तक, बोलो ऐसे मुड़ी होती है, तो ड्राइवर इधर देखेगा तो ये वाला दर्पण क्या करेगा? इधर कोने में बैठी हुई वस्तु का भी प्रतिबिंब बन जाएगा इसमें, तो ड्राइवर बिल्कुल कोने वाले वस्तु को भी देख लेगा जब इस रास्ते पे चल रहा है। तो बोलो हाँ ना? बिल्कुल। तो गाड़ियों में लगी दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ड्राइवर साहब दूर दूर तक, अपने गाड़ी के बगल में दूर दूर तक चल रहे गाड़ियों को देख सके। आ गया? चलो चलो भाई, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज अधिक से अधिक ना तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, मेरी वीडियोस पूरी दुनिया में फैलाओ। सर हम अमेरिका लेके चले जाए? नहीं भाई, इतना दूर नहीं जाना है, मतलब भाई जिसको भी जरूरत है उसको दे दो, ठीक है, और नहीं तो फिर अपने खुद का सहायता कर लो हमारे इस वीडियो से, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमने ये देख लिया, आत्म दर्पण से उत्तल दर्पण से हमने प्रतिबिंब का मान देख लिया, कोई दिक्कत? देख लिया हमारे बच्चों, सब कुछ देख लिया। अब आते हैं हम लोग बच्चों गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। बच्चों 10.2.3 गोलीय दर्पणों से
गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए प्रयोग, परावर्तन के लिए प्रयोग चिन्ह परिपाटी, प्रयोग चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, आपका वीडियो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। देखियो, गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए प्रयोग चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कैसा लेंगे? तो बच्चों या तो आप कौन सा दर्पण ले लो, ये गोलीय अवतल दर्पण ले लो, अवतल दर्पण का फिगर ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत। या फिर बच्चों उत्तल दर्पण ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अवतल उत्तल दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों चिन्ह परिपाटी क्या है? मतलब चिन्ह का मतलब होता है बच्चों प्लस माइनस का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? प्लस एवं माइनस चिन्ह का प्रयोग करना, ठीक है। या फिर चिन्ह परिपाटी का मतलब है बच्चों, ठीक है ना, कि यहां चिन्ह परिपाटी, यहां चिन्ह परिपाटी का संबंध निम्न बातों से है। निम्न बातों से, अब कौन कौन सा बात, ये देखो बच्चों, निम्न बातों से है, ठीक है। पहला बात हो बच्चों क्या, कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां, ठीक है, ध्रुव के बिंदु से मापी जाती है। ध्रुव के बिंदु से मापी जाती है। ध्रुव के बिंदु से मापी जाती है। कौन से बिंदु से? ध्रुव के बिंदु से। बच्चों सारी दूरियां, जो भी दूरी हम लोग गोलीय दर्पण के लिए मापना चाहेंगे वो कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ये पहला चिन्ह परिपाटी का जो है ना संकेत है। चिन्ह परिपाटी का अर्थ है निम्न बातों से। और पहला बात क्या था कि भैया सभी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव के बिंदु से मापी जाती है, ठीक है। तो यह चिन्ह परिपाटी के बातों में आता है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। दूसरा बिंदु बच्चों चिन्ह परिपाटी में क्या आता है? चिन्ह परिपाटी में क्या आता है, ठीक है, कि गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल या उत्तल की बात करें, अवतल हो चाहे बच्चों उत्तल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, गोलीय दर्पण में वस्तु का मतलब बिंब, ठीक है, वस्तु बिंब को, है ना, गोलीय दर्पण के लिए, में का क्या मतलब है कि मतलब गोलीय दर्पण के लिए वस्तु को, है ना, वस्तु को हमेशा बाएं भाग में रखा जाता है। बाएं भाग में बच्चों रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। ओके, दैट मीन्स कहे तो प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश का आपतित किरण गोलीय दर्पण के लिए बाईं ओर से आता है। किस ओर से आता है? बाईं ओर से आता है, ठीक है, बाईं ओर से आता है। ओके, बाएं तरफ से आता है, इधर से आता है। प्रकाश की किरणें इधर से आती है। देखो प्रकाश की आपतित किरणें किधर से आ रही है? देखो इधर से आ रही है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है बच्चों क्या, कि ध्रुव के बाईं ओर की दूरी धनात्मक, ठीक है, ध्रुव के बाईं ओर की, ठीक है, ध्रुव के बाईं ओर की मुख्य अक्ष के समांतर दूरी,
मुख्य अक्ष के समांतर दूरी, ठीक है, दूरी ऋणात्मक ली जाती है तथा तथा ध्रुव के दाईं ओर की दूरी, ठीक है, धनात्मक ली जाती है। कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती है बच्चों, ठीक है ना, धनात्मक ली जाती है। देखना, ध्रुव के बाईं ओर जो भी दूरी होगा बच्चों, उसका जो साइन होगा वो क्या होगा? माइनस। और बच्चों ध्रुव के जो दाईं ओर है ना, ध्रुव के दाईं ओर जो भी दूरी होगा बच्चों, किसमें होगा? प्लस में, है ना। इस उत्तल दर्पण के लिए भी बच्चों जो भी बाईं का वाला दूरी है, बाईं वाला दूरी वो ऋणात्मक होगा और दाईं वाला दूरी धनात्मक होगा। बोलो आया ना? बिल्कुल। अब आ जाओ बच्चों चौथे पॉइंट्स पर। कौन से पॉइंट्स पर? चौथे पॉइंट्स पर, ठीक है। चौथे पॉइंट्स पर क्या कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई, ठीक है, धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है एवं मुख्य अक्ष के नीचे, एवं मुख्य अक्ष के नीचे ऊंचाई निगेटिव मतलब ऋणात्मक ली जाती है। बोलिए कोई दिक्कत? पक्का? ये सारे कैमरे में आ रहे हैं आपके? ऋणात्मक ली जाती है। नहीं आ रहे हैं तो ये लीजिए, अभी आ जाएगा। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, आ गया? आ गया ना अब? बिल्कुल। मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। मतलब बच्चों ये मुख्य अक्ष है ना हमारा, ये भैया ध्रुव से होते हुए गुजरने वाला रेखा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के वाला ऊपर जो बच्चों ऊंचाई होगा h होगा, वो क्या होगा? प्लस में। और h मुख्य अक्ष के जो नीचे वाला ऊंचाई होगा बच्चों वो किसमें होगा? -h, निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये पूरा का पूरा चिन्ह परिपाटी था आपका। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 4। पहला, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के लिए कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से मापना शुरू करेंगे सभी दूरियों को। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों कि हमारी जो आपतित किरणें हैं वो हमेशा दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी, बाईं ओर से आपतित होगा, ठीक है। तीसरा बिंदु कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई दूरी माप रहे हैं तो हम लोग बाईं ओर ऋणात्मक लेंगे और दाईं ओर धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। ऑल क्लियर? पक्का? ओके, मिटा दी जाए। चलो मिटाते हैं बच्चों, मिटाते हैं। हल्ला मत करो ना, मिटाते हैं। समझ गए भैया? समझ गए कि आप जो है वह क्या हो चुके हो? बोर हो गए हो। हम समझते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं समझते हैं, या हमारे पास ब्रेन नहीं है, केवल आपके पास है, ऐसा थोड़ी ना है भैया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास भी ब्रेन है। तो हम समझते हैं कि आप बोर हो गए हैं, तो बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, बस क्लास छोड़ने ही वाले हैं हम, ठीक है बच्चों। अभी रात के 4:30 या 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। मैं अभी पूरी रात जगा हुआ हूं, मैंने अभी तक एक पलक भी नहीं झपका है। और आप हैं कि भागने के चक्कर में हैं, लगातार वीडियोस में आपका शूट कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे भागिए मत आप, ठीक है ना। परेशान तो हमें होना चाहिए, है ना, नींद आना चाहिए, अब तक बोर्ड पे गिर जाना चाहिए मुझे, और आप भागने के चक्कर में हैं। मत भागिए, प्लीज मत भागिए आप। देखिए 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 देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अभी कितनी टाइम हो रही है दिखाता हूं मैं, रुक जाइए बच्चों, दिखाता हूं। ये देखिए कितनी हो रही है, देख लो 4:33 रात के भाई। अरे देखो, नहीं दिख रहा है? देखो 4:33, है ना, बिल्कुल। चलिए चलो देखो,
तो ये बच्चों क्या था, चिन्ह परिपाटी, हमारी क्या थी ये चिन्ह परिपाटी। अब बच्चों हम लोग आते हैं 10.2.4 पर, जिसका नाम है बच्चों दर्पण सूत्र। क्या नाम है, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, एवं आवर्धन, आवर्धन, ठीक है ना, आवर्धन, ठीक है बच्चों, आवर्धन। दर्पण सूत्र क्या है बच्चों, देखना बच्चों, ये दर्पण सूत्र का, ये जो दर्पण सूत्र दिया जा रहा है आपको, ये किसके लिए दिया जा रहा है, सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण चाहे जिस भी प्रकार का होगा बच्चों, है ना, सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए, सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए हमारा दर्पण सूत्र दिया जा रहा है। यह लाइन लिख सकते हैं कि दर्पण सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए वैध है, वैलिड है, ठीक है। पहला लाइन आपने लिख लिया, यहां तक पहला लाइन लिख लिया, है ना, कि दर्पण सूत्र सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए वैध हैं, वैलिड है ना, वैध हैं, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद बच्चों दर्पण सूत्र U, V, स्मॉल f के मध्य संबंध का एक सूत्र है। बच्चों ये दर्पण सूत्र जो है U और V और F के बीच में संबंध व्यक्त करके एक सूत्र है ये, ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। अब ये U क्या है, तो ध्रुव से किसी वस्तु या बिंब की दूरी, किसी वस्तु या बिंब की दूरी, समझ में आई, ध्रुव से वस्तु की दूरी, उसको हम लोग U कहते हैं, ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है बच्चों, कैपिटल V है, एवं ध्रुव से ठीक है फोकस बिंदु की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी स्मॉल f है। कोई दिक्कत, बिल्कुल, इन्हीं तीनों के बीच में संबंध, ठीक है, U, V, F के मध्य व्यक्त किया गया संबंध क्या है, दर्पण सूत्र कहलाता है। और वो किस प्रकार से बच्चों, 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों आपसे बोला था दर्पण सूत्र क्या है, तो इस तरीके से बोलोगे कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए U, V एवं F के मध्य संबंध व्यक्त करके दिया गया सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, ठीक है। U क्या था, तो ये देखो बच्चों, ये हमारे पास अवतल दर्पण, यहां हमने वस्तु रख दिया, तो ये ध्रुव है बच्चों, तो ध्रुव से लेकर के इस वस्तु तक के बीच की दूरी, वस्तु को यही रखा है, तो ये हमारा U है बच्चों। आपको पता है गोलीय दर्पण के लिए, अवतल वाले के लिए फोकस इधर होता है और इधर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो फोकस से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और मान लो बच्चों इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, आपको पता है कि C के पीछे रखते हैं आप, आपका प्रतिबिंब बच्चों इस बीच में बनता है, यहां कहीं बनता है, C और F के बीच में बनता है, बोलो हाँ या ना। तो प्रतिबिंब मान लो इस बिंदु पर बन रहा है, तो इस बिंदु से लेकर के और ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, है ना। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत और C के बीच में रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब C एवं F के बीच में बनता है, बोलो हाँ या ना। तो बिल्कुल यहां O बिंदु से लेकर के और P तक के बीच की दूरी OP बराबर में U, बोलो हाँ या ना, ओके। F और P, FP बराबर में कितना, स्मॉल f, बोलो हाँ या ना। और इस बिंदु का नाम दे दो तुम I, तो I और P, अरे I और P बराबर में कितना, V। क्या ये आपके कैमरे में दिख रहा है, बिल्कुल IP बराबर में V, समझ में आई, बिल्कुल। तो ये इस तरह से दिखा सकते हो, समझ में आया। ये हो गया दर्पण सूत्र, मिटा दिया जाए सबको, मिटा दिए जाए, ठीक है।
बच्चों अब इसके बाद वेट करो। अब देखो, ये था आपका दर्पण सूत्र, समझ में आ गई सब कुछ। तो दर्पण सूत्र आपका खत्म हो गया। अब हम लोग किस पे जा रहे हैं बच्चों? आवर्धन पे। किस पे? आवर्धन पे। ठीक है, देखो आवर्धन पे। अब आवर्धन क्या होता है देखना, देखना आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों आवर्धन, इस आवर्धन को बच्चों हम लोग दर्पण के लिए रैखिक आवर्धन भी बोलते हैं, है ना, रैखिक, ठीक है ना, या फिर रेखीय आवर्धन, ठीक है ना, रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। गोलीय दर्पण से संबंध रखने वाला आवर्धन। बच्चों आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। ये क्या होता है बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की, या फिर कहे तो बिंब की, वस्तु या फिर कहे तो बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। फिर रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु या फिर बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किसे दिखाएंगे? h डैश से दिखाएंगे, और वस्तु या बिंब की ऊंचाई को h से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। और बच्चों ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में बिंब की ऊंचाई, ये बच्चों क्या होता है? तो ये आगे होता है -v/u के, और ये आवर्धन क्या था? स्मॉल m। तो स्मॉल m बच्चों रेखीय आवर्धन क्या है गोलीय दर्पण के लिए? कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु या फिर बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किसे दिखाने वाले हैं बच्चों? h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को h से। ये दोनों बच्चों बराबर होते हैं किसके? -v/u के, ठीक है ना। इसका जो है ना डेरिवेशन नहीं है, ये कैसे आया ये नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना, कि h डैश बटा h किसके बराबर होता है? -v/u के बराबर। यहां बच्चों v क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और u क्या है? ध्रुव से बिंब की दूरी। बोलो कोई दिक्कत? चलो, तो ये बच्चों रेखीय आवर्धन भी आपको क्या हो गया? समझ में आ गई। तो यह भी आपका खत्म हो गया, है ना, ओके। अब बच्चों यहां पर एक बात और मैं बता देता हूं आपको, क्या कि जो बच्चों रेखीय आवर्धन होती है ना, वो दो प्रकृति का होता है। कितने प्रकृति का होता है? दो। कितने प्रकृति का बच्चों? दो, है ना। कितने प्रकृति का? दो। जब बच्चों m एक बार धनात्मक हो सकता है और m एक बार क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। बोलो हाँ या ना? पक्का? देखो m धनात्मक कब होगा? जब h डैश भी प्लस में और h भी प्लस में। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था बच्चों कि h क्या है? ये ऊंचाई है। तो अभी भी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि मुख अक्ष के ऊपर ऊंचाई धनात्मक होता है और मुख अक्ष के नीचे ऊंचाई ऋणात्मक होता है। तो अगर तुम्हारा प्रतिबिंब जो है प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर है। बोलो हाँ या ना? और ये H प्लस है, मतलब बिंब, वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखा गया है। तो भाई वस्तु को हम लोग हमेशा कहां रखते हैं? मुख अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। तो ये तो हमेशा धनात्मक आने वाला है। अब प्रतिबिंब भी हमारा धनात्मक आ गया। तो बच्चों प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर किस स्थिति में आता है? तो आप पीछे जाके देखिए, चाहे वो अवतल की बात हो चाहे उत्तल की बात हो, प्रतिबिंब हमारा मुख अक्ष के ऊपर तब था जब हमारा प्रतिबिंब कैसा था? आभासी था। तो बच्चों इसका मतलब m जब पॉजिटिव आएगा ना, तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। तो बच्चों जैसे ही आपका m का वैल्यू प्लस में आ जाए, समझ आएगा कि उस गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था? आभासी था। और बच्चों m नेगेटिव कब आएगा? ये तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। दैट मींस कि h डैश प्रतिबिंब जब माइनस में आएगा, और बच्चों h डैश माइनस में कब आएगा? जब मुख अक्ष के नीचे रखा होगा। और मुख अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो आपको पता है क्या होता है उस स्थिति में? जिस स्थिति में वास्तविक होता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। दैट मींस बच्चों जब m का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा ना, ये माइनस में, जब प्रतिबिंब माइनस में आ जाए, तो समझ जाइए कि आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा है? बिल्कुल वास्तविक बन रहा है। कितनी अच्छी बात यहां से प्राप्त हुई है। बोलिए हाँ या ना? पक्का? बोलो
सब मजा आ रहा है, एकदम पक्का आ रहा है? अगर आ रहा है तो चलो इस सबको मिटाते हैं और फिर आगे कुछ और चीजों का आनंद लेते हैं। बोलो, क्या तुम्हारी वीडियो कंटिन्यू है या नहीं है? बच्चों ये बीच में ना मेरा स्टोरेज खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए मुझे बार बार जो है वो देखना पड़ता है, ठीक है? ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं, वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। वो हमारा बच्चों जो टॉपिक है वो है 10.3, 10 और 0.3। अब हम लोग बच्चों कहाँ पे पहुंच चुके हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों भागो मत, छोड़ देते हैं ना, छोड़ देंगे भाई, देखो ना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना। प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कब कहलाता है? देखो बच्चों, प्रकाश, कौन? प्रकाश जब किसी एक ही माध्यम में गमन करता है ना, गमन करता है, गमन का मतलब बच्चों चलता है, गमन करता है, तब यह सरल रेखा का पथ निर्माण करता है। तब यह बच्चों कौन सा पथ निर्माण करता है? सरल रेखा का पथ निर्माण करता है। समझ में आई? सरल रेखा का पथ निर्माण करता है बच्चों, जब एक ही माध्यम में चलता है। अब ये बच्चों यहाँ पे माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? तो बच्चों माध्यम है हमारा यहाँ पर कि जिसमें प्रकाश को रखा गया है ना, वह हमारा माध्यम कहलाएगा। माध्यम हमारा यहाँ पर अलग अलग तरीके से होगा बच्चों। कोई वायु का माध्यम होगा, कहीं पर हम पानी का माध्यम होगा, कहीं पर बच्चों लोग हमारा कांच का माध्यम होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हमारा जो है माध्यम बदलने वाला बच्चों। मतलब मान लो यहाँ जो है ना वायु है भाई, अगर इस वातावरण में अगर कुछ नहीं है बच्चों, तो ये किसका माध्यम है? वायु का। इस वायु में प्रकाश जो गुजर रही है, तो प्रकाश किस माध्यम में गुजर रही है? वायु के माध्यम में। समझ में आई? पानी क्या है बच्चों? भाई मान लो कि हम लोगों ने कोई एक पानी का जो है ना बर्तन लाया है ना, और पानी के बर्तन में हमने टॉर्च जला के फेंक दिया। तो बोलो अभी जो टॉर्च जो पानी में गिर गई है और अगर जल रही है, तो वो प्रकाश बोलो किस माध्यम में चल रहा है? पानी के माध्यम में। बोलो हाँ या ना? जैसे कांच हो गया बच्चों, तो अगर मैंने टॉर्च जलाया और उसको बिल्कुल ग्लास के चिपका दिया, तो हमें दिखेगा कि प्रकाश आर पार होते हुए बाहर आ गई है। बोलिए हाँ या ना? तो बच्चों इस बार जो प्रकाश बिल्कुल ग्लास सटा करके रख दिया मैंने, तो प्रकाश जो हमारा उस कांच ग्लास को पार करते हुए बाहर आ गया। तो बोलो किस माध्यम से आया है पार करके? कांच के माध्यम से। समझ में आ गया ना माध्यम क्या था यहाँ पर? तो बच्चों जब प्रकाश किसी एक ही माध्यम में गमन करता है, अगर प्रकाश केवल का केवल वायु में चल रहा है, तो वो एक सरल रेखा पर चलेगा। अगर प्रकाश बच्चों केवल पानी में चल रहा है, तो वो सरल रेखा पर चलेगा। अगर प्रकाश केवल का केवल कांच में चल रहा है, तो वो सरल रेखा पर चलेगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल आ रही होगी। तो बच्चों लेकिन जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है ना, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब यह अपने वास्तविक सरल, है ना, वास्तविक सरल रेखीय पथ, है ना, सरल रेखीय पथ, ठीक है ना, पथ, ठीक है, सरल रेखीय पथ, अपने वास्तविक सरल रेखीय पथ से, ठीक है, मुड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों? मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है, उसमें मोड़ आ जाती है। जैसे मान लो कि ये हमारा पानी था,
ये क्या था बच्चों, पानी था। ओके, और मान लो कि यहां पर ये जो सतह थी बच्चों, ये सतह क्या है बच्चों, मान लो कि यहां पर पानी है, अंदर में मेरा क्या है, पानी है। ओके, और बाहर क्या है बच्चों, हवा है। तो पानी और हवा के माध्यम के बीच में जो ये पृष्ठ लगा है बच्चों, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और ये पृष्ठ किसका बना होगा बच्चों, कांच का, शीशा का। अगर शीशा का बना हुआ है तो अगर हम लोग इस पर प्रकाश डालें तो ये प्रकाश जो है बच्चों इस कांच के शीशे को आर पार करते हुए कहां पहुंच जाएगा, इस पानी में पहुंच जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों हमने प्रकाश इस तरीके से डाला था, तो प्रकाश को बिल्कुल कांच को आर पार करते हुए बिल्कुल इधर जाना चाहिए था, अपने सरल रेखा पर जाना चाहिए था। भैया ये ना इसका सरल रेखा है, लेकिन बच्चों प्रकाश यहां पर जाने के बाद, कांच पर जाने के बाद एक माध्यम से जैसे जो दूसरे माध्यम में गया, हवा से जैसे पानी में गया, तो बच्चों ये प्रकाश जो है अपने वास्तविक पथ पर न चल करके अपने वास्तविक पथ से मुड़ गया, वास्तविक पथ से मुड़ गया। तो बच्चों इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश, लिख लीजिएगा, जब प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है, और आपतित होकर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है, तो वह अपने सरल रेखीय पथ से मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको, लिख लेंगे आप, कंफर्म लिख लेंगे, पक्का लिख लेंगे, बिल्कुल बच्चों एकदम लिख लेंगे आप। मैं इन सबको मिटा दूं, मिटा देता हूं, चलो मैं मिटा देता हूं और वेट कीजिएगा। आपके कैमरे चल रहे हैं, देख लो जय मारा, हाँ बिल्कुल चल रहा है बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन का घटना मैंने आपको लगता है कि समझा दिया है, परिभाषा बता दिया है, माध्यम क्या होता है वो भी बता दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसमें बच्चों है ना किसी न किसी प्रकार का जो है ना कारक रहता हो, कारक रहता हो, है ना, जिस भी जगह पर किसी न किसी प्रकार का कारक रहता हो, वो माध्यम है ना, हमारा माध्यम है, ठीक है ना, बिल्कुल। हमारा हवा से भरा हुआ माध्यम हो सकता है, पानी से भरा हुआ माध्यम हो सकता है, यहाँ पर कांच से भरा हुआ माध्यम हो सकता है ना, बिल्कुल बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग माध्यम का परिभाषा नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि हम लोग परिभाषा किसका सीखने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन का। बोलो हाँ या ना बच्चों, पक्का, बिल्कुल। चलो अब बच्चों आपके जो अध्याय में है वो प्रकाश के अपवर्तन जो है वो एक क्रियाकलाप के आधार पर समझाया गया है आपके बुक्स में, ठीक है ना। एक क्रियाकलाप के आधार पर बच्चों आपके बुक्स में प्रकाश के अपवर्तन को समझाया गया है, प्रकाश के अपवर्तन को समझाया गया है। कैसे, कि देखिए बच्चों, देखिए कैसे, देखिए कि मान लीजिए आपने क्या किया, क्या किया बच्चों, यह पानी का भरा हुआ एक बर्तन था, ठीक है। इसमें बच्चों आपने क्या किया, क्या किया बच्चों, देखो क्या किया कि पेंसिल को आपने इस तरह से टेढ़ा रख दिया, ठीक है ना, पेंसिल को इस तरह से आपने क्या कर दिया, टेढ़ा रख दिया, ठीक है। क्या कर दिया बच्चों, टेढ़ा रख दिया। या फिर मान लो टेढ़ा आपने नहीं रखा, नहीं रखा, ये लो आपने टेढ़ा नहीं रखा, ठीक है। आपने कैसा रखा, कैसा रखा बच्चों, बिल्कुल ऐसा रखा, है ना, पेंसिल को बिल्कुल ऐसा रखा, रख दिया, बिल्कुल आपने क्या कर दिया, सीधा रख दिया, ठीक है। ओके, पेंसिल को आपने बिल्कुल सीधा रख दिया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन बच्चों इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें हैं वो जब बाहर निकलेंगी, मान लो हमने आंख से टकटकी लगा करके यहां से जो है ना आपके पेंसिल्स को देख रहा था, ठीक है, और ये बिल्कुल बच्चों पानी के अंदर देख रहा था, तो इस वस्तु की प्रकाश की किरणें हमारे आंख में जाके जो है ना गिरेगी बच्चों। यहां से प्रकाश की किरणें निकली मस्त, यहां से निकली बच्चों, देखो। तो प्रकाश अपने किसी एक माध्यम में, पानी में चल रहा है तो सरल रेखा पे चलेगा, इसमें नहीं मुड़ेगा। हमने पहले लिख दिया कि किसी एक माध्यम में, अगर हवा में चल रहा है तो हवा में सरल रेखा पे चलेगा, पानी में चल रहा है तो एक सरल रेखा पे चलेगा, कांच में चल रहा है तो एक सरल रेखा पे चलेगा, ठीक है, बिल्कुल ये सरल रेखा पे चलेगा। आप कहोगे सर कि सरल रेखा पर किधर चलेगा, हमने कहा किधर भी जा सकता है,
भैया यहां से निकलने वाली प्रकाश इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सरल रेखा पर इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है। अब ये फर्क पड़ता है आप पर कि आप इसको किधर से देखना चाहते हो, इधर से आंख लाके या इधर से आंख लाके या इधर से आंख लाके। हमने इधर से देखा, तो इधर देखने के लिए प्रकाश की जो किरणें हैं पेंसिल्स का, वो यहां से निकल के हमारे आंखों में जाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों यहां से प्रकाश की किरणें निकली बच्चों, तो यहां से ये अपना पथ विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ही ये प्रकाश जाकर के दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित हुआ, तो वहां से बाहर निकलने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें क्या हो गई? मुड़ गई, है ना। यहां से जो प्रकाश की किरणें निकल रही थी बच्चों, ये इधर की ओर मुड़ गई। वास्तव में इसको किधर जाना चाहिए था? इस रास्ते पर जाना चाहिए था। वास्तव में प्रकाश को इस रास्ते पर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ गया। बोलो हाँ या ना। ये अपने रास्ते से क्या हो गया? मुड़ गया। और फिर ये मुड़ करके जाके हमारे आंखों में गिरा, तो हमने वस्तु को देख लिया। बोलो हाँ या ना। तो जो किरणें जाके हमारे आंखों में गिरी है बच्चों, वही किरण तो हमको सहायता कर रहा है वस्तु को देखने में। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक बार बताओ, ये किरण हमारे आंख के लिए किधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है? तो किसी एक सरल रेखा को आपको पता है पीछे बढ़ाने पर, कैसा बढ़ाने पर? पीछे बढ़ाने पर इधर से आता हुआ प्रतीत हो सकता है। ये वाला रेखा पीछे बढ़ाने पर इधर से आता हुआ प्रतीत हो सकता है। बोलो हाँ या ना। तो दैट मीन्स बच्चों देख लो कि वास्तव में ये इस किरण से संबंध रखने वाला वास्तविक जो प्रकाश का किरण था वो यहां था। वास्तव में बच्चों ये जो किरण है जिसके कारण मैंने वस्तु को देखा है, ये किरण तो इस वाले वस्तु का है, और ये वस्तु वास्तव में यहां पर है। लेकिन ये वाला इस वस्तु से निकलने वाला प्रकाश जो है वो मेरे आंखों तक इस स्थिति में पहुंचा है, और ये वाला रेखा बच्चों मुझे यहां इधर से आता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स बच्चों ये वस्तु मुझे यहां ना दिख करके बल्कि इस जगह दिखेगा, और ये वाला वस्तु मुझे यहां पर ना दिख करके, ये वाला भाग यहां ना दिख करके मुझे यहां दिखेगा। देखो, इसीलिए मुझे ये पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। बोलो बच्चों समझे? तो अब बच्चों पेंसिल से मुझे ऐसा दिखेगा, समझ गए ना। पेंसिल यहां से ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा, और ऐसा आप कभी देखते होगे, नहीं देखे हो तो घर पे प्रैक्टिकल करना, देखना तुम, ऐसा तुम्हें पेंसिल्स मुड़ा हुआ दिखेगा। आंख को मुझे मुड़ा हुआ पेंसिल्स दिखेगा। बोलो हाँ ना। और ऐसा क्यों हुआ? किस घटना के कारण हुआ बच्चों? यहां पर आपको ये पेंसिल्स जो पानी में रखा तो मुड़ा हुआ किस घटना के कारण दिखा? तो अपवर्तन की घटना के कारण दिखा। अभी भी तो मैंने बताया अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको प्रकाश का जो है ना अपवर्तन समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग 10.3.1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज क्लास इतना ही। गुड लक।